मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ष 2024 में पॉलिटी में क्या अहम मुद्दे रहे थे। मेजर करंट अफेयर्स इन पॉलिटी इन 2024। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। संसद की गरिमा की जगह बाहर ट्विटर पे इसकी मेरी रील्स चलेंगी। तो ये तो यथा प्रजा तथा राजा वाली कहानी है कि प्रजा को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आप किसको देख रहे हो। मतलब Lectured Masi tampering with the ballot papers. He dismissed 8 votes of the India bloc as invalid. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? और सर आरोप ये लगते हैं कि ईवीएम मशीन में हैकिंग हो रहा है, इधर मैन्युअली कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आरोप लगते हैं। क्या ये फोटो आने से पहले या फोटो आने के बाद क्या जुडिशरी हर बार कॉम्प्रोमाइज कर देती है अपने वैल्यूज को और अपने मुद्दों को? न्याय की कुछ अनुभूति तो मिलनी चाहिए ना। तो भले वो केस खत्म नहीं हो, कम से कम घर तोड़ दो उसका, तो कुछ तो मिले। और उसके चलते आसपास में और जितने ये लोग होंगे लुखे टाइप के, उनमें भी डर बैठे, उनके माँ बाप में भी डर बैठे। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कुछ सरकारी ज़मीन है, वो भी बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये एक पर्टिकुलर ज़मीन सरकारी है या किसी मुस्लिम व्यक्ति की है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो जिले का कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी आईएएस ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब आर्थिक रूप से एक बेंचमार्क सरकार ने निकाला। पहले 3 लाख था, फिर 7 लाख, 8 लाख हो गया, अभी 15 लाख रुपए। तो वेयर वी गोना स्टॉप अराउंड, है ना? गुजरात सरकार ने ये कहा कि बुद्धिज़्म ये अलग धर्म है, तो हिंदू से अगर आपको बौद्ध में कन्वर्ट करना है तो भी आपको ये डीएम की परमिशन लेनी। राइट। इस पर आप ही बोल दीजिए, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो कि मैं खुद को फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। इनमें जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक मैनेजर वगैरह को पकड़ा गया था, उनको फिर आगे जमानत भी मिल गई और कोर्ट ने ये कहा तुम रेड क्रॉस सोसाइटी में कुछ जो भी 5 करोड़ रुपए डोनेट कर दो, और बेल दे दिया गया है। और भारत के अंदर बेल मिलने के बाद तो मतलब कितने सालों तक ये केस चलेगा। आपको याद हो दिल्ली में कोई उपहार सिनेमा था, मतलब काफ़ी दुख है। खैर अभी यूट्यूब पे मेरे मन में जितना गुस्सा है, अगर मैं बोलूँगा तो फिर ये वीडियो ही डिलीट करा देंगे सामने माफिया लोग। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और फिर मम्मी आपको खाना पिरस के दे रही है तो घी, दूध, मलाई सब कुछ मिलेगा। तो ये कहानी आपको वहाँ पे मिलती है। इनफैक्ट इसमें बिडन को अकेले को, मतलब हंटर बिडन को अकेले को नहीं जोड़ा गया। जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो 2024 में पॉलिटी, गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था, संविधान, इन पर क्या थीम्स में चर्चा रही, क्या करंट अफेयर्स थे पूरे साल के, हम देख रहे हैं। और थीमेटिकली हमने इसे 7 हिस्सों में बांटा है। चुनाव के बारे में, संघवाद यानी फेडरलिज्म के बारे में, माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के मुद्दे, रिजर्वेशन, आरक्षण के मुद्दे, परीक्षाओं की जो धांधली और उसकी समस्याएं रही, महिलाओं के कुछ मुद्दे, और आखिर में क्राइम एंड पनिशमेंट के कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिमार्केबल जजमेंट्स। तो इन 7 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपको ये भी क्लियर करूं कि यहाँ पर हम सिर्फ थीम्स की बात कर रहे हैं। जो निबंध में, इंटरव्यू में, जो लोग परीक्षा की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन नागरिक के रूप में आपकी जो चेतना बढ़नी चाहिए, सामान्य चर्चा आप कर सके बाकी लोगों के साथ, ये थीमेटिक चर्चा आज की है। यहाँ पर हम जनरल नॉलेज फैक्ट्स रटवाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। उसके लिए अनअकैडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ मंथली मैगजीन आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री में पीवाईक्यू बुकलेट, इंडिया ईयरबुक की समरी, ये सब अवेलेबल है। तो फैक्ट्स और जनरल नॉलेज रटवाना आज के वीडियो का विषय नहीं है। निबंध, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव पेपर और जनरल डिस्कशन जो सबको जानना चाहिए, ये हम समझेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस नए वर्ष पर अनअकैडमी लेके आए हैं अभूतपूर्व 60% ऑफ कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी 12 महीनों में केवल 23,499 में और 18 महीने में 24,999 में, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स के लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए मेंस टेस्ट सीरीज विथ आंसर इवेल्युएशन आपका होगा, डाउट रेजोल्यूशन भी है, सी सेट्स का पेपर भी इसमें पढ़ाया जाएगा। और ये सब कुछ आपको मिलता है विथ अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस मतलब टर्म्स कंडीशन ये है कि अगर आप 2026 की प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते तो फिर आपको 1 साल एक्स्ट्रा 2027 भी हम फ्री में एक्सटेंड करके देंगे। लेकिन शर्त है कम से कम 400 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्रीलिम और मेंस के टेस्ट आपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लिखे होने चाहिए, तब आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम और ज़्यादा एक्सटेंड करके आपको देंगे। तो बिल्कुल लाभ उठाइए इस ऑफर का, मिस नहीं हो जाए। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं प्रतीक नायक सर का। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दी वेलकम, इनवाइटिंग मी टू द स्टूडियो एज वेल। जी सर। और प्रतीक सर, आप जानते हैं मित्रों, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के सर पढ़ाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो वो इन सब के बारे में हमें और गहराई से बताएंगे। मैं एक ओवरव्यू दूंगा सर, उस पर और गहराई से आपसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन में वैसे तो चुनाव और 400 पार ये सब मुद्दे रहे, लेकिन जब हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा रहा था। जिन्हें नहीं पता, इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसी चीज़ थी
पुराने ज़माने में लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन में पैसा कैश में देते, चेक से देते। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, वो एक नया इंस्ट्रूमेंट लेके आए जिसे कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ये समझो एक जात का गिफ्ट कार्ड है जो एसबीआई बैंक से आप खरीदते थे और अपनी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को आप डोनेट करते थे। इस बॉन्ड के अंदर कोई भी नाम नहीं लिखा होता था, यानी कि आप एनोनिमसली गुप्त तरीके से अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते थे। हालांकि बाद में आलोचकों ने इस पर काफ़ी विरोध किया कि इससे तो एक जात का पॉलिटिकल करप्शन, कि जहां उद्योगपति फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को दे दे कि आप जब चुनाव जीत के आओगे तो ठेका हमारा पास कर देना, रोड का, हाईवे का, एयरपोर्ट का। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करवाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि तुमने जितने लोगों को ये बॉन्ड इशू किए थे और उनके पैसे जिन जिन पार्टियों को गए थे वो सारी डिटेल्स आप डिस्क्लोज करें। और मतलब एक तरह से ये पूरी चीज़ अब बंद हो गई है, इसको बैन कर दिया गया। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ये एक बड़ा मुद्दा रहा था 2024 में। प्रतीक सर, आप इस पे जी सर, मतलब इसमें 2-3 मुद्दे थे। एक तो जैसे आपने कहा कि जो सीक्रेसी एक तरह से थी और कौन किसको दे रहा है, तो क्विड प्रो को नॉर्मली होने की शक्यता थी और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आरोप भी लगाया कि आप पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दे दो और फिर पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी आपको हेल्प कर देगी। दूसरा इसमें एक ये भी प्रॉब्लम लग रहा है और जो इशू था वो ये था कि जो रूलिंग पार्टीज़ नॉर्मली जहाँ पे भी रहेगी वो बिकॉज स्टेट बैंक भी एक गवर्नमेंट ओन्ड या स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, तो उसको कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्ट कर सकती है कि भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कौन से ऑपोजिशन पार्टी को बॉन्ड दिए गए हैं बाय सो एंड सो पर्सन, आप हमको इनफॉर्मली बता दो या बिहाइंड द डोर्स बता दो, जो नॉर्मली पावर कॉरिडोर्स के अंदर होता रहता है। तो बड़ा आवश्यक कदम था ये, क्योंकि इससे तो बहुत बड़ी मात्रा में सर धांधली हो रही थी। बट सवाल इसके ऊपर एक ये भी आता है, 2 मुद्दे यहाँ पे आके अटक गए हैं जो पूरा का पूरा पेच है कि एक तो बॉन्ड हमने इलीगल डिक्लेयर कर दिए कोर्ट के द्वारा, वो बहुत बढ़िया डिसीजन रहा। बट अब जो पार्टीज़ को या जो भी एक्स वाई जेड कैंडिडेट जहाँ जिसके थ्रू ये कंपनीज़ के थ्रू फंडिंग दिया गया है, उसकी एक तो सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैपिंग अभी नहीं हो पाई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। दूसरा, अब अच्छा ये नहीं तो अब क्या, वी विल गो बैक टू द ओल्ड सिस्टम जहाँ फिर से ब्लैक मनी और जो पैसा घूम रहा था। तो इलेक्शन फंडिंग का जो मुद्दा है और हम लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शन, होल इलेक्टोरल प्रोसेस, उसका भी सॉल्यूशन मुझे लग रहा है कि अभी ये मुद्दे के बाद भी नहीं आ पा रहा है। यस सर, और इसके बियॉन्ड आप सेल्फ स्टडी में और भी पढ़ें कि यूरोप में और कुछ देशों में स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन Exactly. होता है, यानी कि सभी चुनावी पार्टियों को सरकार की मदद से, टैक्स पेयर की मदद से पैसा दिया जाता है, इससे आप चुनाव प्रचार करो। तो क्या भारत जैसे बड़े देश में ये सब चीज़ें व्यावहारिक हैं, जस्टिफाइड हैं? ये सब आप सोचना खासकर इंटरव्यू के लिए। जी सर। अगले मुद्दे पे आप बढ़ते हैं। सर, ये जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए, इसमें कुछ ऐसे उम्मीदवार जो असल में जेल में हैं और वो भी काफ़ी गंभीर अपराधों में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह, Right. लेकिन वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। हालांकि वो इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते क्योंकि जेल में बंद हैं। राइट। ये पूरी चीज़ पर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचते हैं? सर 2 है, एक तो पहला आरपीए के प्रोविजंस के कंटेक्स्ट में हमें देखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसके आधार के ऊपर एक तो कन्विक्शन और कन्विक्शन के बाद आप कंटेस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पहली बात वो है। सेकेंडली जो मुद्दा निकल के आ रहा है वो पॉलिटी सेंट्रिक पे, क्योंकि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ही जटिल मुद्दा है और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी हमारे पास एग्जाम्पल्स रहे हैं जहाँ कोई एक कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे जो जेल के अंदर से कंटेस्ट कर रहे हो, जीत भी रहे हैं विधानसभा की चुनाव में। इनफैक्ट लोकल कॉरपोरेशंस में भी ये होता आ रहा था। बीच में कुछ समय ऐसा आया जहाँ एक बार कन्विक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आप कंटेस्ट नहीं कर सकते, वो आरपीए के प्रोविजन है। जहाँ तक अभी का जो रिसेंट केस लोकसभा के इलेक्शन में आया जहाँ 2 एमपीज बन गए चुनाव जीत के, उनकी कन्विक्शन को लेके अभी एक मतलब जुडिशियल प्रोसेस चालू है। तो शायद एक एस्पेक्ट विंडो यूज़ की गई है, लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि छटकबारी है कानून की, कि जहाँ उपयोग किया जाता है कि देखो अभी कन्विक्ट नहीं हुए 100%, तो बिकॉज कन्विक्ट नहीं हुए, आपका लिटिगेशन चालू है, ट्रायल चालू है, तो आप कंटेस्ट तो कर ही सकते हो, वोट नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियस है कि आपको बेल नहीं मिलेगी। अब इसके ऊपर भी एक डिबेट हो सकती है, कोई वकील बेल की एप्लीकेशन कर देगा कि भाई देखो हमारे जो व्यक्ति है जो जिसको अक्यूज़ के रूप में है, उनको वोटिंग के रूप में उनका राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खैर यूपीएससी ने इसके ऊपर एक सवाल भी निकाला था कि वोटिंग आपका फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आज से 3-4 साल पहले प्रीलिम्स के अंदर भी आया था। तो सर इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो एक तो आरपीए को लेके है। सेकंड,
जो इश्यू निकल के आ रहा है वो सोसाइटी को लेके भी आ रहा है, एथिकल कंसर्न्स के पॉइंट ऑफ से, क्योंकि सोसाइटी जब वोटिंग हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, जो समाज है या वहाँ के वी कैन से वोटर्स है, वो तो कैंडिडेट को देख भी नहीं पा रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे किसने प्रचार किया है? मतलब कोई पार्टी ने किया है, उसके कार्यकर्ताओं ने किया है। तो ये तो लोगों का एक तरह का ट्रस्ट भी मतलब एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे कि समाज ये ट्रस्ट करता है, समाज की ये मान्यता है कि ये हमारा नेता है। भले आज की तारीख में हमारे सामने प्रेज़ेंट नहीं है, बिकॉज़ उसके ऊपर एक कोर्ट का केस चल रहा है और वो अभी कहीं जेल में अक्यूज़ के रूप में बंद है। बट स्टिल वी ट्रस्ट दैट इंडिविजुअल कि वो हमारा काम करके देगा। सर नॉर्मली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि रिप्रेजेंटेटिव्स राइट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो प्रजा का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अभी हाज़िर ही नहीं है। जी। तो मेरे हिसाब से सर ये तो बहुत बड़ा मतलब है ना एक एथिकल मुद्दा है, जहाँ इलेक्शन कमीशन मतलब हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि भई अ पर्सन टिल द टाइम ही इज़ नॉट प्रूव्ड गिल्टी ही इज़ इनोसेंट ओनली। बट फिर यहाँ ये भी है कि भई यार पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस है, यहाँ तामझाम लगाया जा रहा है। लाखों लोगों को रिसोर्सेज़ के रूप में, ह्यूमन कैपिटल के रूप में हम इलेक्शन कमीशन के अंदर लोगों को मतलब पोस्टिंग दी जाती है, टीचिंग डिपार्टमेंट वाले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले, पुलिस। तो कितना सारा ह्यूमंगस प्रोसेस है, लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है। पर आयरनी है सर एक तरह से मुझे लग रहा है कि इट इज़ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एज़ वेल कि भई नेता हाज़िर नहीं है पर उसके नाम के वोट पड़ रहे हैं। तो ये तो यथा प्रजा तथा राजा वाली कहानी है कि प्रजा को अपने अंदर झाँक के देखना पड़ेगा कि आप किसको देख रहे हो। मतलब देखो व्यक्ति के ऊपर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कहेंगे कि भई आरोप लगे हैं, बट देन वो हाज़िर भी होना चाहिए ना कम से कम। तो यहाँ तो उसकी प्रेज़ेंस का ही एक सवाल आ गया। और फिर वो आपको सर पता है योजना है कि एमपी लेड्स फंड है, 5 करोड़ रुपए राइट सांसद सर। को मिलते हैं विकास के काम करो। अब वो खुद ही जेल में फिट है तो क्या विकास के काम करेंगे उनसे? और सर वो मतलब कहाँ हाउ यू विल कैच होल्ड ऑफ दैट पर्सन। आज मेरे एरिया में अगर मुझे कोई लोकल प्रॉब्लम है, लोकल कॉर्पोरेटर को मैं मिल सकता हूँ, एमएलए को मिल सकता हूँ या एमपी तक भी इनफैक्ट है ना रीच आउट हो सकते हैं उनकी लोकल ऑफिसेज। यहाँ तो है नहीं, इनका मुद्दा कौन उठाएगा, लोकसभा के अंदर हो या कोई भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जी सर। मित्रों अब नेक्स्ट न्यूज़ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों हम चुनाव से जुड़े हुए अलग-अलग एनुअल करंट अफेयर्स देख रहे हैं। सर नेक्स्ट मुद्दा ये है कि ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो शपथ विधि हुई, वोट टेकिंग, उसमें कुछ अलग-अलग प्रकार के जो नारे लगाए गए उससे काफ़ी हंगामा हुआ, मामला क्या था? जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रमन जी, जय भारत माता की। आप हमको सिखाइएगा। जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान। सर मुद्दा ये है कि एक तो होता है कि नारे लगाने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ी आम बात है। नेता लोग, अभिनेता लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं की मदद से और पब्लिक मोबिलाइजेशन के लिए। बट वंस यू आर इनटू द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, आप पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के मेंबर बन गए हो, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, आपको जब शपथ दिलाई जा रही होती है उस टाइम पे नारे लगाने कहाँ तक वैलिड है। इनफैक्ट भारत के संविधान की आपको जब शपथ मतलब ली जाती है बाय द लाइक नो ऑनरी मेंबर्स फ्रॉम इन द लोकसभा प्रिसाइजली, आप इसके अंदर देखेंगे तो ये जो नई लोकसभा मिली उसके अंदर ये हंगामा हुआ क्योंकि कम्युनिटी सेंट्रिक स्लोगन्स लगे, रिलीजन सेंट्रिक स्लोगन लगे, कंट्री सेंट्रिक स्लोगन लग रहे हैं और वो भी वी कैन से आउटसाइड मतलब बेसिकली जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में। अब सवाल ये आता है कि एक नेता या विल सी की कोई भी पार्टी के जो भी नेता है वो एक बार चुनाव लड़ने के बाद जब वो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में आते हैं तो उसकी एक डिग्निटी, उसकी एक वो क्या कह सकते हैं कि गरिमा मेंटेन करनी चाहिए। इनफैक्ट भारत के संविधान की जो या विलसी की जो ओथ है मेंबर्स को दिलाई जाती है बाय द स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, और देन उसके बाद जो पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है स्पीकर की पोजीशन के रूप में। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि स्पीकर के पास वहाँ तक राइट्स है कि ओथ को रिजेक्ट कर दे। और बहुत बार ये मतलब है ना, ये तो बहुत जटिल मुद्दा हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ लोकसभा के अंदर भारत की डेमोक्रेटिक मुद्दे के ऊपर आगे बिल्स के ऊपर चर्चा करोगे, इस देश को कैसे आगे लेके जाना उसके ऊपर चर्चा करोगे। पर अभी भी स्लोगन से ही हम लोग परे नहीं आ पा रहे। तो ये मतलब शुरुआत ही ऐसे हो गई है और लॉन्ग टर्म में इसकी इम्प्लीकेशंस ऐसी भी हो सकती है, फिर हम नारेबाजी ही करते रहेंगे, अल्टीमेटली फिर हाउस कैसे कंडक्ट होगा। दूसरी कहानी ये भी है कि भई अगर आप ओथ ही ढंग से नहीं ली तो आप लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित तो होके आए हो बट यू आर स्टिल नॉट कंसिडर्ड। ये तो ठीक है कि स्पीकर ने अलाउ कर दिया कि भई चलो इसको एक्सपंज करके बाकी सारी वो हम लोग ओथ के रूप में स्वीकारेंगे। बट इसको रिफ्रेन करना चाहिए। वी एक्सपेक्ट एक एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में
बाय द ऑनररी मेंबर्स कि वो प्रजा के जो मुद्दे हैं उसको उठाए रेदर देन वो नारेबाजी के अंदर चले, और वो भी वोट टेकिंग से ही शुरू हो गया, तो ये थोड़ी गलत घटना थी। जी सर, और ये मतलब प्लेइंग टू द गैलरी, Right. संसद की गरिमा की जगह बाहर ट्विटर पे इसकी मेरी रील्स चलेंगी और मुझे मैसिव व्यूज़ मिलेंगे, मेरे जो समर्थक हैं वो खुश हो जाएंगे। ये जो प्लेइंग टू द गैलरी वाला है, इवन आईएएस ऑफिसर में भी ये मानसिकता आप देख रहे हैं, रॉयल एंट्री Right, वीडियो sir. और मैं इधर रेड कर रहा हूँ होटल के अंदर। राइट सर। तो जो काम करना है उसमें ये मतलब ये गलत दिशा में जा रहा है। आगे सर, ये चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन के दौरान कुछ ये पूरा धांधली का आरोप लगा था और काफ़ी हंगामा हुआ था, ये पूरा मामला क्या था? Took place on 30th January. CCTV footage captured Masih tampering with the ballot papers. He dismissed 8 votes of the India bloc as invalid. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? सर इसमें ये हुआ कि ये है मिस्टर मसीह वॉज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब काइंड ऑफ द मेयर इलेक्शन। तो मेयर के जो इलेक्शंस वहाँ पे होते हैं वो पार्षद लोग वोट करते हैं कॉरपोरेट, और नॉर्मली चंडीगढ़ में ऐसा हुआ कि मिस्टर मसीह जो उस टाइम पे थे वो पर्चे जब गिन ले रहे थे, कॉरपोरेटर्स ने कहाँ कहाँ थप्पा मारा और साइन किया है, उसमें उन्होंने धांधली कर दी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा कि सर ये सब कुछ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, और ये महाशय देख भी रहे हैं कि जो चुनाव के अंदर वो काउंटिंग करवा रहे थे, काउंटिंग के अंदर धांधली करके कोई एक कैंडिडेट को फेवर कर रहे हैं। तो ये तो सर निष्पक्षता, जो इम्पार्शियलिटी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड द कंटेस्टिंग बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स है, तो ये तो गलत हो गया है। तो इम्पार्शियलिटी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रल प्रोसेस के रूप में कि आप वहाँ जज के रूप में बैठे हो, आप प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाओगे, उसकी जगह गलत कर रहे हो। तो यहाँ तो वही हो गया है कि जो व्यक्ति ये सब कुछ प्रोसेस देखने वाला था वो गड़बड़ी कर रहा है। नॉर्मली गड़बड़ी हमें ये देखने को मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज कर रही थी, तो इसको लेके काफ़ी हंगामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्योंकि ये क्लिप जो था जो सीसीटीवी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हुआ था, और ये देख भी रहे हैं सामने, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे कि भाई देखो मैं रिकॉर्ड किए जा रहा हूँ, उसके बावजूद भी वो गोल गोल कर रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि यार ये तो मतलब लुक एट योर ऑडेसिटी कि आप यहाँ ये चीज़ कर रहे हो, तो इसके लिए उसको रद्द किए गए। अनफॉर्चुनेट घटना ये भी है कि प्रोसेस को तो रद्द कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली बिकॉज वहाँ की जो इलेक्ट्रल प्रोसेस ऐसी कहती है कि उनमें से एक व्यक्ति जो प्रिसाइडिंग और रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में बैठेगा, जो ये पूरी प्रोसेस को देखेगा, इनके ऊपर फिर करेक्टिव एक्शंस अभी तक नहीं लिए गए। तो ही स्टिल पार्ट ऑफ द चंडीगढ़ वी कैन से लोकल बॉडी, ये जो व्यक्ति है जिनके ऊपर आरोप लगा था। तो एक साइड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अच्छा लिया है कि कॉश कर दिए है अपने पावर को यूज़ करके, बट देन दूसरी साइड के ऊपर जो व्यक्ति अक्यूज के रूप में है, जो सरेआम दिख रहा है, उसके ऊपर स्टेप्स कैसे। तो हमें न्याय तंत्र से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि जस्टिस शुड बी विजिबल अराउंड एज वेल। तो कॉशिंग इज़ गुड, बट व्हाट नेक्स्ट? दूसरी बार कोई व्यक्ति ये इस तरह की हरकत ना करे, उसके लिए हमें क्या सीख सेटअप करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द लेसन्स लर्नड आउट ऑफ इट, वो चीज़ शायद तक मिसिंग रही। और सर आरोप ये लगते हैं कि ईवीएम मशीन में हैकिंग हो रहा है, इधर मैन्युअली कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आरोप लगता है। हाँ, मतलब तो मैन्युअली करके उसमें भी जो पर्चे है उसको उसके ऊपर स्ट्राइकिंग ऑफ किया, वेरएस इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि उसको स्ट्राइक ऑफ किया जाए, तो ये गलत किया था। तो ये भविष्य के अंदर भी होगा, कल उठ के आप जब वो बैलेट पेपर में चले जाओगे, अगर ये डिमांड हो ही रही है, तो यहाँ बैलेट पेपर के साथ ही हंगामा हुआ, और ये भी छोटा मोटा बैलेट पेपर नहीं, कॉर्पोरेटर्स का साइन किया हुआ बैलेट पेपर था, क्योंकि वही वोट कर रहे थे मेयर के इलेक्शन में। यस सर। फिर मित्रों, ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा है, हालांकि ये इतना फेमस है, आई होप सब लोगों ने पढ़ा ही है, नहीं पढ़ा है तो आप अन अकेडमी का मैगजीन डाउनलोड करके देख सकते हैं, फीचर्स क्या हैं, अच्छे बुरे आयाम क्या हैं। तो इस पे हम ज़्यादा वक्त स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर भी जो लोग एकदम नए हैं उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी क्या होता है, लोकसभा के चुनाव अलग से, राज्यसभा के चुनाव अलग से, नीचे विधानसभाओं के चुनाव अलग से होते हैं। तो हमेशा ये चुनाव वो चुनाव चलते रहता है, तो सरकार निर्णय नहीं ले पाती, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता के चलते बड़ी बड़ी योजनाएं अनाउंस नहीं कर पाती। और कई बार ये होता है कि फॉर एग्जांपल सर, एक योजना है स्मॉल सेविंग स्कीम्स, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें करीब 8% ब्याज मिलता है बचत में। फिर सरकार ने सोचा कि अभी जितना अपना चल रहा है, जितना इनकम है, एक्सपेंस है, उस हिसाब से इसे कम करके 7% देंगे जनता को। फिर उन्होंने पाया कि नहीं, वेस्ट बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो वापस उन्होंने अंडू कर दिया निर्णय। तो हर एक चीज़ को जब पॉलिटिकल लेंस से देखा जाए, देन इट इज़ नॉट अ गुड डेवलपमेंट।
और राइट। दूसरा कि पूरे साल यहाँ वहाँ चुनाव होते रहते हैं, उसके चलते बहुत सारा सरकारी खर्चा होता है चुनाव के आयोजन में, सुरक्षा बलों को मोबिलाइज मोबिलाइज करने में। करने में। तो सरकार ये सोचती है एक ही बार 5-5 साल के लिए ये सबके इलेक्शन कॉमन कर दिए जाए तो बहुत सारा अपना पैसा बच सकता है। खैर उसके बारे में और आप पढ़ सकते और हैं सर लिंक इज इन हिस्ट्री द में एक चीज़ बता दूं कि अभी जो विरोध हो रहा है, मतलब 1967 तक, 1967 तक भारत में ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन रहे। मतलब पहली 3 लोकसभा, या आप पकड़ के चलिए 3, या मतलब चौथी लोकसभा के ट्रांजिशन तक, विल फाइंड साइमल्टेनियस इलेक्शंस वर टेकिंग प्लेस इन लोकसभा एंड विधानसभा, क्योंकि उस पीरियड में 51 से हमने जब से चुनाव करवाने शुरू किए, 50 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया उसके बाद, तो कंटिन्यूअसली हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शंस की प्रक्रिया को फॉलो करते रहे। अच्छा, इन बिटवीन ऐसे भी केस हुए जो जिन लोग को लग रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि अगर कोई एक स्टेट के अंदर ये क्या प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया तो वो तो पूरी सिस्टम को भंग कर देगा। पर सर 58-57 में प्रेसिडेंट रूल भी लगा है भारत में, इस दौर के अंदर नेहरू जी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जहाँ केरला के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शंस भी हुए, मतलब पूरे भारत में लोकसभा विधानसभा के। तो देखिए रास्ते निकल सकते हैं, बट ओनली थिंग इज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इसके ऊपर डिबेट होने की आवश्यकता है कि भई क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेके, और फिर इसको लेके जो डर है एक तरह का कि भई देखो लोकल इश्यूज़ नेशनल इश्यूज़ को ओवर पावर कर देंगे, या नेशनल इश्यूज़ लोकल इश्यूज़ को ओवर पावर कर देंगे। सामान्यतः सर ऐसा होता नहीं है। प्रजा बड़ी स्मार्ट हो गई है आज की तारीख में। कॉग्निशन बेस्ड वोटिंग हो रहा है, जहाँ उनको लोकल मुद्दों के ऊपर, वो जहाँ विधानसभा के चुनाव होंगे वहाँ वोट करेंगे, और नेशनल इश्यूज़ वो ध्यान में रखेंगे। तो विल फाइंड कि ये करने की थोड़ी आवश्यकता, लेट्स सी अभी आगे ये जॉइंट कमिटी में गया है, सिलेक्ट कमिटी के अंदर है, तो इसके ऊपर आगे क्या चर्चा होती है। मित्रों 2024 में आगे हम देखते हैं कि फेडरलिज्म यानी संघवाद केंद्र और राज्य के रिश्तों में क्या दरारें रही हैं, क्या उसमें बड़े मुद्दे रहे हैं। सरकार की ये जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत एक योजना शुरू की गई पीएम श्री स्कीम कि जिसमें भारत के करीब 14,000 स्कूलों को बहुत ज़्यादा फंडिंग दे के एकदम 5 स्टार कर दिया जाएगा, सब स्मार्ट बोर्ड की सुविधा, वाईफाई, बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लासरूम वगैरह। लेकिन ये योजना इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ शर्तें हैं कि राज्य ने सरकार की, केंद्र सरकार की वो एजुकेशन पॉलिसी माननी होगी जिसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दी गई है। 3 लैंग्वेज का मतलब कि जैसे मैं 3 भाषा मुझे पढ़नी होगी, एक मान लो गुजराती पकड़ो, दूसरा हिंदी पकड़ो और तीसरा इंग्लिश। आप रशियन भी पढ़ सकते हैं, मराठी भी पढ़ सकते हैं, सिंधी भी पढ़ सकते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला में ऐसा है कि 2 भारत की भाषा होनी चाहिए और तीसरी विदेशी भाषा होनी चाहिए। इस पर तमिलनाडु और साउथ के कुछ स्टेट्स का ऐतराज़ है कि हमें ये मंजूर नहीं, हम तो पुरानी सिस्टम में जारी रखेंगे। इस कारण से केंद्र सरकार ने उनको ये पीएम श्री स्कीम का जो फंडिंग का पैसा रोक दिया। इसके अलावा एक समग्र शिक्षा अभियान है उसका पैसा रोक दिया। तो फेडरलिज्म संघवाद में ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसा ही एक दूसरी योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। ये योजना वेस्ट बंगाल में नहीं लागू है क्योंकि वेस्ट बंगाल की राज्य सरकार का ये कहना है कि इसमें हमें भी तो पैसा कंट्रीब्यूट करना है, तो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों है। उसी तरह प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें भी कुछ स्टेट इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो केंद्र और राज्य के बीच काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये एक बड़ा इकोनॉमी के साथ जुड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट इज़ बीएसएफ, सीमा की सुरक्षा के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अब मान लीजिए पहले ऐसा हो कि वो सीमा से लेके अंदर में 30 किलोमीटर तक गश्त लगा सके, पेट्रोलिंग कर सके। फिर केंद्र सरकार ने कुछ चेंज कर दिया कि मान लो 20 किलोमीटर और अंदर, मतलब 50 किलोमीटर तक आप डेप्थ में जाके गश्त लगा सके। इस पर राज्य सरकारों को विरोध है कि हमारी जो स्टेट पुलिस की जो पावर्स हैं वो सब कम हो जाएंगी। तो ये भी एक नया मुद्दा पॉलिटी के अंदर चर्चा में और लड़ाई में है। सर इसमें 2-3 चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। एक्चुअली बीएसएफ का क्रिएशन क्यों हुआ था, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा बहुत एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि सन 65 की लड़ाई हुई हमारी, तब स्टेट की अपनी खुद की बॉर्डर पुलिस हुआ। तो होता क्या था कि स्टेट बॉर्डर पुलिस, ऑब्वियस है कि हर एक राज्य है, मतलब जो बॉर्डर स्टेट्स है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, ऊपर आप जम्मू कश्मीर देख लो, इधर बांग्लादेश साइड की हमारी बॉर्डर्स देख लो, ये ईस्ट पाकिस्तान तब का था। तो उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हो गया कि वी हैव अ सेपरेट बॉर्डर्स एंड वी नीड टू हैव सेपरेट फोर्सेस फॉर दैम। तो इस तरह से सीएपीएफ का क्रिएशन हुआ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो नेपाल बॉर्डर के लिए अलग से, नेपाल भूटान के लिए एसएसबी का हमने क्रिएशन किया। वैसे बीएसएफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के कंटेक्स्ट में बनाई। अब ये बनाई इसी कंटेक्स्ट से है कि भई वहाँ की जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको कहीं न कहीं एड्रेस किया जाए। तो ये सेंटर स्टेट के रिलेशंस के कंटेक्स्ट में ना देखा जाए, पर ये इसको नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जो फोर्स का क्रिएशन ही हुआ है, अब बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर्स को, या विल सी कि जहाँ-जहाँ जो स्टेट्स के अंदर बॉर्डर शेयर कर रही है पाकिस्तान के साथ, उसको मैनेज करने के लिए तो बीएसएफ और भी इंटरनल ड्यूटीज़ में है। जैसे अभी तो नक्सल प्रभावित एरियाओं में भी उनको डिप्लॉय किया जाता है।
छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिल जाएगी। बट कहने की बात ये है कि अगर स्टेट्स यही, क्योंकि ये मुद्दा तो गुजरात के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि गुजरात में भी बीएसएफ है, राजस्थान में भी है, बंगाल के अंदर भी बीएसएफ पोस्टेड है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ वो भी सीमा जुड़ी हुई है। तो क्या हर बार स्टेट्स अपने विल्सी की राइट्स के चक्कर में या अपनी पुलिसिंग पावर के चक्कर में कोर्ट के अंदर आसरा लेने की कोशिश करेंगे? तो इसको सेंटर स्टेट से ना देखने की जगह हमें ये देखना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का है। पंजाब बड़ा बॉर्डर स्टेट रहा है, वहाँ ड्रग्स का प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी 1980s में हमने देखी हुई है वहाँ किस तरह से हो रहा था, और अभी भी फिर से रिवाइव करवाने की कोशिश की जा रही। तो बीएसएफ जैसी एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी वहाँ पे, उसकी प्रेजेंस, तो ज़रूर से उसका फ़र्क पड़ता है। तो कुछ सोच समझ के ही ये जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया होगा, यूनियन गवर्नमेंट। यस सर। इसी तरह सीबीआई, सीबीआई आप जानते हैं केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। तो अगर राज्य में जाके उन्होंने कोई तफ्तीश करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उससे पहले राज्य सरकार की अनुमति यानी कंसेंट लेनी पड़ती है। ज़्यादातर राज्यों ने ये किया था जनरल कंसेंट, मतलब कोई भी केस आप हैं आके कर लो, हमारी अलग से परमिशन, मतलब हम ब्लैंक चेक लिख देते, तुम दे दनादन इन्वेस्टिगेशन करते। लेकिन पिछले कुछ समय में क्योंकि केंद्र में अलग पार्टी की सरकार, राज्य में अलग, तो सरकार जो अलग पार्टियों की है उन्होंने जनरल कंसेंट हटा दिया कि जैसे वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कि अब से केस टू केस बेसिस पे हम तय करेंगे कि तुम आके इसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि नहीं। खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर सर आपको याद हो चीट फंड स्कैम हुए थे। राइट सर, उसके वो बाद कमिश्नर की अरेस्ट को लेके मैटर। जी तो ये सब के चलते एक नया मुद्दा जो चलता रहता है। अब आप पाएंगे कि जैसे ये कोलकाता में आरजी खार हॉस्पिटल के अंदर जो दुखद घटना हुई, उसके बाद सीबीआई का वापस इन्वेस्टिगेशन। पैरेलली सुप्रीम कोर्ट ने एक ये भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि अगर हर केस में हम सीबीआई को ही जांच देंगे तो जो स्टेट पुलिस है उसका मनोबल भी टूट जाता है। तो क्यों लोगों को सीबीआई पे ज़्यादा भरोसा है और स्टेट पुलिस पे कम भरोसा है, इस फंडामेंटल इशू को भी भविष्य में एड्रेस करने की ज़रूरत होगी। आगे आगे 2-3 ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं कि जहां पर गवर्नर यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच काफ़ी टकराव हुए, चाहे आप तमिलनाडु देखिए, वेस्ट बंगाल देखिए। प्रतीक सर हमें इस बारे में बताएं। सर 2-3 चीज़ें, एक तो कस्टमरी एड्रेस होता है गवर्नर्स का और इवन प्रेसिडेंट का भी, जो सामान्यतः हर नए साल में नई विधानसभा या लोकसभा जब शुरू होती है, एवरी ईयर कि नई लोकसभा मिलेगी, विधानसभा नहीं, इवन एवरी ईयर भी ये सेशंस होते रहते हैं। सामान्यतः उसमें गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेटमेंट देते हैं, कस्टमरी एड्रेस जो है। अब इसमें माय गवर्नमेंट की चीज़ के रूप में चलता है। अब इसमें तमिलनाडु में ऑलरेडी बिकॉज गवर्नर विल्सी की सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वो लिटरली कुछ राज्यों की सरकार ऐसी देखती है कि गवर्नर इज़ द एजेंट ऑफ सेंटर। हम पॉलिटी में इसको पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि गवर्नर को एजेंट ऑफ सेंटर कहा जाता है। तो इसके चक्कर में स्टेट एग्जीक्यूटिव के रूप में, बिकॉज गवर्नर उनका एक नॉमिनल हेड के रूप में भी है और रियल हेड वहाँ की कैबिनेट जो चीफ मिनिस्टर सेंट्रल जो गवर्नमेंट चल रही है वो है, तो उसको लेके काफ़ी मतलब डिबेट हो गई। तो उसमें हुआ ऐसा कि तमिलनाडु के गवर्नर को एक एड्रेस देना था। ये एड्रेस के अंदर पार्टी सेंट्रिक बातें ज़्यादा लिखी गई थी, तो उसमें विल्सी की उनको कुछ ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन के कारण सामान्यतः गवर्नर कहते हैं राज्यों की सरकारों को कि भाई इसको थोड़ा चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो, तो एड्रेस हो जाता है। इस केस में ऐसा हुआ है कि गवर्नर ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि मैं जो एनुअल कस्टमरी एड्रेस जो है, विधानसभा के सत्र को जो मैं एड्रेस करता हूँ, वो इस बार नहीं दूँगा। तो इससे मतलब प्रेसिडेंट अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अलग तरह से निकल के आता है। पहला प्रेसिडेंट तो ये निकल के आता है कि अब गवर्नर, अभी तक हम लोग ये कर रहे थे कि नॉमिनल हेड है, पर वो अपने पावर को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये रिजेक्ट किया है गवर्नर ने कि भई मैं इसको एड्रेस नहीं दूँगा। तो क्या कैबिनेट उनको बाध्य कर सकती है कि नहीं आपको एड्रेस देना ही पड़ेगा? तो ये प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि कुछ चीज़ें सर डेमोक्रेसी में क्या है कि हेल्दी कन्वेंशंस के रूप में हमारे यहाँ चलती आ रही। तो उसको लेके काफ़ी सारी ये डिबेट हुआ है और यही ऑलमोस्ट यही चीज़ बंगाल के अंदर भी हमें देखने को मिली, जहाँ प्रोटोकॉल के मुद्दे को लेके कंप्लेंट्स हो गई, काउंटर कंप्लेंट्स हुई गवर्नर्स और वी कैन से चीफ मिनिस्टर के केस। तो ये ओवरऑल सेंटर स्टेट रिलेशंस संघवाद को लेके काफ़ी मुद्दा है। इसके पहले भी भारत में सैकड़ों वी विल सी की रिज़ॉल्यूशंस पास किए। जैसे तमिलनाडु का मुझे स्टिल याद है कि एक राजमन्नार कमेटी उनके द्वारा बनाई, उनकी गवर्नमेंट्स के द्वारा, और उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि गवर्नर की पोजीशन को हटा देना चाहिए। तो ये आज का नहीं देखने को मिल रहा है प्रेसिडेंट के रूप में अगर मैं देखूँ, क्योंकि पीवी राजकनार कमेटी ने वहाँ तक कहा था कि गवर्नर को हटा ही दो, ऑल इंडिया सर्विसेज को अबॉलिश कर दो। मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी कि जो सेंटर, जो संघवाद के कंटेक्स्ट में जो सेंटर का कंट्रोल है स्टेट्स के ऊपर, उसको कहीं न कहीं वी कैन से फेडरल बैलेंस की तरफ लाने की कोशिश। यस सर, ये
जो भाषण उन्होंने देना था, मेरे ख्याल से 2-3 मुद्दे पे उनका टकराव हो गया था राइट। कि तमिलनाडु के फिशरमैन को जो श्रीलंका से छुड़वाया गया, तो केंद्र सरकार को क्रेडिट दी जाए, जबकि राज्य सरकार ने भाषण में ऐसा कुछ लिखा हो कि हमने सब मुहिम चलाई थी। और दूसरा कि डीएमके पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में ये एलिमेंट्स है, इसको हम लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसा कुछ लिखा था। तो राज्यपाल ने कहा मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, तो दिक्कत हो गई। उसी तरह पश्चिम बंगाल में भी आप पाएंगे कि राज्यपाल और सीएम के बीच काफ़ी टकराव रहा, और यहाँ तक वो टकराव पहुँच गया कि गवर्नर ने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही बदनक्षी का यानी डेफेमेशन का सूट फाइल कर दिया, और सामने गवर्नर के खिलाफ भी कुछ आरोप लगे कि उनका कुछ स्टाफ में सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह। अब उनकी क्या क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और वो पुलिस पूछताछ और अरेस्ट हो सकती है कि नहीं, तो गवर्नर को जब तक वो उस पद पर आसीन है तब तक उनके खिलाफ ऐसा कुछ अरेस्ट का तो प्रोविज़न नहीं है। तो ये सब भी पॉलिटी में बर्निंग इश्यूज़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट मुद्दे में हम जाते हैं, दैट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। आप जानते हैं भारत की जो प्रणाली है, एग्जीक्यूटिव एक तरफ मतलब मिनिस्टर वगैरह, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट दूसरी तरफ, और जुडिशरी न्यायपालिका तीसरी तरफ, और तीनों ने अपने अपने काम करने हैं, एक दूसरे के काम में दखल या एनक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। इस पर काफ़ी सब डिबेट हुई, और उसके अंदर सबसे पहला तो फोटो ऑफ द ईयर शायद, कि सर कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे ही प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं और पूजा करते हैं, और इस पर भी काफ़ी हंगामा हुआ कि ये अपना सब। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? सर दो चीज़ है, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर की जगह हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, क्योंकि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव इज पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव ओनली। तो अगर आप उस तरह से देखोगे तो वो दोनों तो एक संस्था के रूप में एक ही बॉडी के राह से निकल के आता है, राइट। सेकेंडली जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के केस में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री साहब गए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रेसिडेंट पे, वो इंडिविजुअल लेवल के कंटेक्स में ये देखा जा सकता है। सामान्यतः ऐसे बहुत बार फंक्शंस के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के हेड हम लोग को मिलते हैं कि स्टेज शेयर करते हैं। इससे क्या प्रेसिडेंट रॉन्ग सेट होता है, तो फिर अब देखने वाले की नज़रिए के ऊपर है। जैसे हिस्ट्री के अंदर हम लोग अनेकांतवाद पढ़ते हैं कि हाउ यू परसीव दिस पार्ट, ओके। क्या ये फोटो आने से पहले या फोटो आने के बाद क्या जुडिशरी हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है अपने वैल्यूज़ को और अपने मुद्दों को जब उनको रखना हो एग्जीक्यूटिव के सामने? क्या ऐसा हुआ है कि जुडिशरी कहीं न कहीं एग्जीक्यूटिव के साथ साठगांठ कर देती है? तो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है। सामान्यतः हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जुडिशरी को जो-जो चीज़ें गलत लग रही है, ख़ास करके एग्जीक्यूटिव के कॉन्टेक्स्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रही है, या उनको लग रहा है कि भई ये लीगल नहीं है, तो उसको स्ट्रक डाउन किया गया है। ऐसे बहुत सैकड़ों एग्ज़ाम्पल्स हमको मिल गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ज़रूर से मतलब है ना, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि भई यहाँ पूरा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एक हो गया है। तो जो ये फ़ोटो से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। अब यही चीज़ कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भई ये नहीं जाना चाहिए था। अब ये इंडिविजुअल लेवल है, क्योंकि ये पर्सनल लेवल के ऊपर है। ये गणपति ये गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे थे, तब की ये बात है। तो घर पे जाके किया था, ना कि कहीं कोर्ट रूम के अंदर इनकी डिस्कशंस हुई थी। तो इट इज़ सब्जेक्टिव कि आप कैसे उसको परसीव करते हो। यस सर। इसमें कुछ ऐसे मुद्दे हम देखें कि जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरे को सीमित रखा और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में नहीं गए। जैसे कि कुछ एक डेवलपमेंट ऐसा हो रहा था कि भारत सरकार द्वारा इजराइल को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि इसको रोका जाए, इजराइल के द्वारा जो भी मानव अधिकार हनन हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी का मामला है वो तो सरकार के दायरे में आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस पर कोई निर्णय नहीं दिया, वो पिटीशन को ही हटा दिया। दूसरा ऐसा मुद्दा जो चला सर, आप इसके बारे में बताएं। संत तिरुवल्लुवर जी की जो बर्थ डेट क्या होनी चाहिए, इस पर कुछ लोग चले गए थे। हाँ, मतलब सर इसमें कैसे है कि हिस्टोरिकल मुद्दे हैं, बहुत सारे कल्चरल इश्यूज़ भी है। अब थिरुवल्लुवर संगम पीरियड से पोएट हुआ करते थे। तिरुकुलार नाम की इनके द्वारा बुक है। इनफैक्ट थिरुवल्लुवर को बहुत ही मतलब है ना, तमिल कल्चर के अंदर बहुत ही ग्रेट सेंट के रूप में कंसीडर किए गए, क्योंकि उन्हीं की ही एक टेक्स्ट थी जो सर्वाइव हो गई थी आउट ऑफ द थ्री संगम, जो चोला चेरा और पंड्या हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया के अंदर। अब सवाल ये आता है कि हाउ विल जुडिशरी डिसाइड बेस्ड ऑन द कल्चरल नोशंस, क्योंकि ये तो प्रजा है हम लोग, क्योंकि हमारी खुद की इंटरनल जो कैलेंडर सिस्टम हम लोग चल रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। अब इसको लेके विल सी कि लोग जुडिशरी के पास जाके कंप्लेन करेंगे कि भाई ये जो तारीख है हमको बदल देनी चाहिए क्योंकि हमारी मान्यता है। पर देखो कुछ कुछ चीज़ें कन्वेंशंस के रूप में, कस्टम्स के रूप में, ट्रेडिशंस के रूप में चलती आ रही है। तो जुडिशरी अपनी ओवररीच को भी देख रही है कि यार भाई हमारी ओवररीच एक हद से ज़्यादा ना हो। तो इन केस में ये ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि जो बहुत ही बड़ा स्फोटक मुद्दा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल
मोरालिटी का मुद्दा कहीं ना कहीं जग के आ गया है। तो इसके लिए जुडिशरी ने कहा कि भाई दिस इज़ नॉट आवर डोमेन कि भाई हम डिसाइड करें, और ये जो चल रही आ रही है प्रथा के रूप में है, जो उसी को ही फॉलो करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी स्टेट अपने एग्जीक्यूटिव के रूप में ऑर्डर निकाल के कहेगी कि भाई परसों से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उनके बर्थडे को, या जब भी उनका बर्थडे आएगा, तो उस हिसाब से ये तमिल कैलेंडर का भी ये मुद्दा चल। यस, और इसमें भी जो लोग पिटीशन लेके गए उन्होंने कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए कि यही दिन पर उनका जन्म हुआ जन्म था। हुआ। आजकल सर ये भी एक समस्या है, बस ऐसे ही हंगामा करने के लिए कुछ लोग चले जाते हैं विदाउट द, मतलब हिस्ट्री का जो रिसर्च हो रहा है उसकी डेप्थ और जो गहराई होनी चाहिए वो भी थोड़ी कम हो रही है। खैर, कुछ जगह फिर सुप्रीम कोर्ट हालांकि एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आकर कुछ कार्य करती है, ऐसा भी हमें दिखे। आप जानते हैं दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई और उसके जो अलग अलग वो ग्रेडेड रिस्पांस प्लान होते हैं, अब आरोप ये लगता है कि मान लो कि एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई थी लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ दिन डिले के बाद वहाँ पर ये पूरा लॉकडाउन टाइप सिस्टम किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई। इससे पहले भी सर आप याद करें कि कैसे पटाखे जलाने पर प्रतिबंध, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कुछ और नियम, ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन Right. करना चाहिए कि नहीं। कुछ बार ये भी हुआ कि जैसे हाईवे के ऊपर जो होटल्स हैं वहाँ पर शराब बेची जा सकती है कि नहीं, क्योंकि वही पी के लोग रोड एक्सीडेंट करते हैं। हालांकि पीने वाले तो फिर 100 मीटर दूर वाली होटल में जाके भी पी ही लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ तक इन मुद्दों पर, चाहे वो पर्यावरण है या धार्मिक भावनाएं हैं दिवाली पर पटाखे जलाने की, यहाँ पर सर आप क्या सोचते हैं किस हद तक सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जाना चाहिए? सर ये तो मतलब केस टू केस और सर्कमस्टेंशियल ज़्यादा प्रेफर मतलब लग रहा है। देखो जैसे ये केस है, पर्यावरण का मुद्दा था, और यहाँ एग्जीक्यूटिव के केस में ऐसा हुआ कि एग्जीक्यूटिव लेथार्जी दिखा रहा था या उसको कॉम्प्लायंस में लेने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियस है कि जुडिशरी अल्टीमेटली वो ये देख रही है कि पब्लिक वेलफेयर का एक मुद्दा है, पब्लिक गुड का एक मुद्दा है, कि प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जो सबको अफेक्ट कर रहा है, वो एक व्यक्ति को तो कर ही नहीं रहा है, राइट। जैसे कुछ कुछ केसेस में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि कंसर्न पार्टीज होगी जिनके एड्रेस में था। यहाँ तो जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का जो पूरा कमीशन था वो कॉम्प्लायंस ही नहीं कर रहा था रिगार्डिंग द पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। तो फिर अगर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा है तो फिर कहाँ पे जाएगा, है ना। एक इंडिविजुअल के रूप में भी आप देखिए, तो पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे तो कोर्ट सर्कमस्टेंसेस के बेसिस के ऊपर से डिसीजन ले रहा है। ये कार्य मेरे हिसाब से अगर हमारे पास एक एक्टिव एग्जीक्यूटिव होता या इन सब केसेस में, और हमारी अथॉरिटीज़ कंपेटेंट होती, तो कोर्ट तक जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जाना पड़ा, सुओ मोटो बहुत बार एक्शन लेना पड़ता है कोर्ट को। उसके पीछे का कारण है क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव और जो अथॉरिटी है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, अलाइंड है, वो कहीं न कहीं इनकम्पेटेंट है या लेथार्जिक है, ये थोड़ी यस सर। आलसीपने में हो जाती है। इसके कारण कोर्ट को इंटरवेंशन करना। क्योंकि बहुत बार कोर्ट ने कहा है कि भई देखो, हमें मतलब मज़ा नहीं आता है कि हम इंटरवेंशन करें, है ना? वी डोंट गेट दैट सैडिस्टिक प्लेजर ऑफ इंटरवेनिंग अगेन एंड अगेन इनटू दिस एग्जीक्यूटिव प्रोसेस। बट ऑब्वियस है कि भई एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हम लोग रह रहे हैं, तो फिर जुडिशरी इज़ द लास्ट रिसॉर्ट, जहाँ एक कॉमनर के रूप में मैं जाऊँगा कि मेरा गला घुट रहा है प्रदूषण के अंदर, बहुत हालत ख़राब हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा है, और भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो फिर देन समवन हैज़ टू बेल द कैट अराउंड। जी हाँ मित्रों, तो पॉलिटी के एनुअल करंट अफेयर्स में अब तक हमने देख लिया इलेक्शन के मुद्दे, फेडरलिज्म के मुद्दे। अब आगे चलते हैं राइट्स इशू, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय यानी माइनॉरिटीज़, रिजर्वेशन, आरक्षण के मुद्दे, एक एक करके इनकी चर्चा करें। माइनॉरिटीज़ के जो मुद्दे, खासकर माइनॉरिटी विमेन के अधिकारों के बारे में जो कुछ चर्चाएं रही, सर आप बताएं। सर ये बड़ी दुखद घटना थी गुजरात 2002 राइट्स के केस में थी, जहां अक्यूज थे और अक्यूज कन्विक्टेड थे, जिनको गुजरात की सरकार ने, मतलब गवर्नर के पावर को वी कैन से, या काइंड ऑफ गुजरात की गवर्नमेंट ने फेस्टिवल के बेसिस के ऊपर, और उनकी बिकॉज एक सज़ा का टेन्योर कंप्लीट हो चुका था, तो इन बिटवीन उनको छोड़ दिया गया और कहा कि गुड कंडक्ट के बेसिस। अब सवाल ये आता है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव अपने पावर को यूज़ करके कोई भी व्यक्ति को गुड कंडक्ट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देगी, और उनको इतने घिनौने जो कृत्य उनके द्वारा किया गया था, क्योंकि बिल्किस बानो के ऊपर बहुत ही शारीरिक अत्याचार हुआ, उनकी फैमिली, उनमें से काफ़ी लोग मारे भी गए, और वो सब अक्यूज थे और कन्विक्टेड थे। मेन मेन मुद्दा ये है कि भाई देवर ऑलरेडी कन्विक्टेड, और ये केस गुजरात में ना चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर चला था। तो घटना दुखद थी। इसमें सवाल ये आया था कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर को यूज़ करके गवर्नर की मार्फत कैसे रिमीट कर सकती है और कैसे पार्डन कर सकती है। तो सवाल यही आ रहा था कि भाई आप इस तरह से रिमिशन यूज़ करते रहोगे और लोगों को सज़ा मुक्ति देते रहोगे, ये कहाँ तक चलेगा। एंड दिस विल सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि ये चीज़ हम अलाउ नहीं करेंगे और आपने जो रिमिशन किया है स्टेट के द्वारा, गुजरात की गवर्नमेंट के द्वारा, उसको कैंसल किया जाता है एंड दी कन्विक्ट्स आर वंस अगेन इन जेल। तो ये एक हेल्दी मतलब है ना, ये अच्छा डिसीजन है और इससे न्यायतंत्र के अंदर भी लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे। जी हाँ मित्रों, जो लोग इस केस को नहीं जानते, 2002 में जो गुजरात में गोधरा में कार सेवकों को जलाने के बाद जो दंगे हुए थे, उसमें बिल्किस बानो के परिवार को मार दिया गया और उनके साथ गैंगरेप किया गया। ऐसे अपराधियों को लंबी सज़ा हुई थी, लेकिन रेमिशन का मतलब क्या कि मान लो आपको 14 साल की सज़ा हुई है और उससे पहले आपको 10 साल में छोड़ दिया जाए। इसमें सर मुझे एक और मुद्दा ये दिखता है कि आजकल हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड दिया जाए कि ये 10,000 अपराधी हैं और तुम कट ऑफ निकालो कि जिनका 10 साल का हो गया और जिनका हर साल जेलर ने लिखा है अच्छा कंडक्ट, उन सबको रिहा कर दो। तो फिर इंसानियत का चेहरा कहाँ पर आएगा और ये पूरा मतलब मजाक बन जाता है फिर। हालांकि गुड थिंग इज सुप्रीम कोर्ट है और इन सब मामलों पर उन्होंने रोकथाम लगाई। ऐसा दूसरा मुद्दा जो माइनॉरिटी समुदाय के साथ जुड़ा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्या वो अल्पसंख्यक वाली संस्थान है या फिर क्योंकि स्टेट फंडिंग उसको मिल रहा है तो क्या वो एक नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है? इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट। जी सर, मतलब इसके ऊपर डिबेट यही चल रही थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किस तरह से सैयद अहमद खान के द्वारा जब ये बनाया गया था, अलीगढ़ मोमेडियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और कंसेक्यूटिव पीरियड में उसके पीछे एक स्टैचूट यानी कि एक कानून के द्वारा उसको प्रावधान भी दिया गया है स्टैचूटरी एक्ट के बेसिस के रूप। तो सवाल ये आया कि बिकॉज इट्स अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो फिर यहाँ स्टेट के बेसिस के ऊपर से जो रिजर्वेशन की पॉलिसीज है और स्टेट की अपनी जो पॉलिसीज लागू होनी चाहिए वो उसने डिनाई कर दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई देखो, हम हमारे हिसाब से चलाएंगे बिकॉज वी आर अ माइनॉरिटी गवर्नेंस, राइट। तो हमारे पास वो स्टैच्यूटरी बैकिंग भी था, तो उसको लेके ही डिबेट हुई। ये डिबेट के परिणाम बस जुडिशरी ने उसको क्लियर कर दिया कि भाई नहीं, उसको हम लोग माइनॉरिटी कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। तो ये मुद्दा अभी तक क्लियर है, बट या आगे जाके ये मुद्दा सेम टू सेम हो सकता है, जामिया के अंदर हो सकता है, या यही मुद्दा आप देखोगे और भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर होगा जिनको माइनॉरिटी कैरेक्टर या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिला हुआ है या वो क्लेम कर रहे हैं। यस सर। उसी प्रकार ये जो शिक्षा संस्थाओं में उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट था, उसे भी उसको रद्द करके इन सब बच्चों को नॉर्मल स्कूल की तरह पढ़ाया जाए, इस पर भी एक पूरी राज्य सरकार की कुछ मुहिम चल रही थी। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया और कहा कि नहीं, ये जो यूपी मदरसा एक्ट है वो संविधान के हिसाब से सही है। उसके बाद सर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, मतलब सभी धर्मों के ये जो शादी, डाइवोर्स, बच्चा गोद लेना, उसको विरासत में पैसा मिलेगा कि नहीं, ये सब के जो सारे कानून एक समान कर दिए जाएं, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता हमें लागू करनी है। इस पर काफ़ी डिबेट चलती है। उत्तराखंड और कुछ स्टेट ने बोला हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, केंद्रीय स्तर पे होगा कि कैसे। गोवा जैसे कुछ राज्यों में कुछ अलग सिस्टम चल रही है। इन सब के बारे में आप अनअकैडमी के मंथली मैगजीन्स में भी पढ़ सकते हैं। ये मुद्दे पर हालांकि काफ़ी आप पहले से जानते ही होंगे, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद क्या वो एलिमनी, मतलब मंथली मेंटेनेंस के रूप में मुझे पैसा मिलना चाहिए, ये वाली चीज़ को मांग सकती है कि नहीं? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब जजमेंट दिया कि हाँ, वो उसका अधिकार रखती है। पर ये मतलब ये मुद्दा तो राजीव गांधी के समय से चल रहा था। 1986 में पहली बार ये मुद्दा निकल के आया था, जहाँ सायरा बानो करके एक लेडी हुआ करती थी, जिनके साथ ये तलाक हुआ और उन्होंने क्लेम किया था। तो वो जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने अपील किया कि शी इज़ एंटाइटल टू गेट एलिमनी, बट बिकॉज मुस्लिम कम्युनिटी में एज पर द पर्सनल लॉस निकाह होता रहा है, तो उसमें जो मेहर की रकम, मतलब पहले से ही एलिमनी के कंटेक्स में एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, उतनी ही दी जाएगी, क्योंकि ये मैरिज के टाइम डिसाइड हो गया था। तो उसको लेके काफ़ी डिबेट भी हुई, तब जाके जुडिशरी ने कहा था कि शी इज़ एंटाइटल टू गेट द एलिमनी, बट इट वॉज वंस अगेन काउंटर एक्टेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने उसके ऊपर, जुडिशरी के ऑर्डर के ऊपर अपना एक कानून अमेंडमेंट किया और कहा कि नो 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 नो, एज पर द पर्सनल लॉस दे आर नॉट एंटाइटल। तो अभी ये फिर से क्लैरिटी आई है। ये कहेंगे इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड स्टेप ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन राइट्स को लेके भी ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया। यस सर। फिर ये बुलडोज़र जस्टिस के बारे में सर क्या डेवलपमेंट है? सर 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि बुलडोज़र कल्चर के कंटेक्स्ट में आप ये देखने की कोशिश करिए कि बहुत बार ये हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव, बिकॉज इमीडिएटली
विदाउट एनी करेक्टिव एक्शन वो सीधा सीधा है ना इंस्टेंट जस्टिस के न्याय के रूप में उसके ऊपर बुलडोज़र चला देता है। अब पहली बात ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा कोई क्राइम किया गया है या अपराध किया गया है अक्यूज़ के रूप में, उसकी फैमिली जो नेबरहुड है उसको क्यों विल सी कि ये टारगेट किया जा रहा है, पहली बात। सेकेंडली ये भी है कि वो व्यक्ति अगर कन्विक्ट होता है तो उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ के तहत जो भी कानूनी प्रावधान है उस हिसाब से उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसमें बुलडोज़र इज़ सीन एज़ एट टाइम्स पावर को लेके ये दिखाया गया है कि स्टेट, और इसमें मिसयूज़ भी हो सकता है। एग्ज़ीक्यूटिव किसी के ऊपर भी ब्लेम कर सकता है कि देखो ये फलाना व्यक्ति है जिसने ये हंगामा किया था, कुछ उपद्रव मचाया था। हम दूसरे दिन जाके जेसीबी लेके उसके घर की खुदाई करना शुरू कर देंगे। तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गाइडलाइंस के रूप में दिया गया है कि भाई इसमें रिफ्रेन करना है स्टेट्स को, और उसके बाद पूरी एक प्रोसेस चलने दो एंड देन यू डिसाइड कि भाई अगर वो अक्यूज्ड है तो उस हिसाब से उसके ऊपर कानूनी संगता ना देखते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करनी। बट सर, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, राइट। ये सालों साल तक केस चलते रहते हैं, कुछ न्याय कुछ मिल नहीं रहा है। ये जो आरजी कार कोलकाता में जो हुआ केस, उसके बाद भी जो आरोपी थे उसमें कुछ को तो बेल भी मिल गया। तो फिर पब्लिक को न्याय की कुछ अनुभूति तो मिलनी चाहिए ना। तो भले वो केस ख़त्म नहीं हो, कम से कम घर तोड़ दो उसका, तो कुछ तो मिले। और उसके चलते आसपास में और जितने ये लोग होंगे लुखे टाइप के, उनमें भी डर बैठे, उनके माँ बाप में भी डर बैठे कि ये महिलाओं का सम्मान करो, ये सब ना करो। तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब ये जो विजिलेंटी जस्टिस है या फिर एक क्विक जस्टिस, वो भी Instant तो justice। समाज की ज़रूरत है। सर इंस्टेंट जस्टिस एक सिविलाइज सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कभी नहीं कर सकता। तो फिर हमारे और मिडिल एजेस के बीच में फ़र्क क्या है? जब हम कहते हैं कि हम एक आधुनिक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जी रहे हैं जहां हम ये कह रहे हैं कि सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ मिलेगा, तो कानून की प्रक्रिया के तहत कानूनी रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे आपने कहा कि भाई डिले हो रहा है, तो डिले होने के पीछे का कारण है उसको एड्रेस करना चाहिए रेदर देन अगर कानून के लूप होल्स है, लीगल लूप होल्स कहीं ना कहीं मिसयूज़ किए जा रहे हैं तो उसको बंद करना चाहिए। उसका मतलब ये थोड़ी है कि भई हम सबके ऊपर जाके ये कर दें। कल उठ के हो सकता है कि मेरी कोई लोकल यहाँ एग्ज़ीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ मेरी मिसमैच हो गई। वो बंदा मुझे कहेगा कि प्रतीक नायक तुम गलत काम कर रहे हो, हम तुम्हारे घर पे जेसीबी लेके चले जाएँगे। अब कार्य मैंने सही या गलत किया है, व्हाई शुड माय फैमिली मेंबर आर प्रोसिक्यूटेड इन द नेम ऑफ इंस्टेंट जस्टिस। तो ये एक समाज के रूप में एक्चुअली इसमें सर जुडिशरी और एग्ज़ीक्यूटिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। लेजिस्लेटिव का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि न्याय व्यवस्था को हम लोग ऐसे दिखाएँ कि जस्टिस विज़िबल हो और फास्ट ट्रैक की जाए रेदर देन हम लोग ये जाके बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस के रूप में चलेगा। यस सर। उसके बाद सर, ये आजकल क्योंकि ये तो हिस्ट्री आर कल्चर का भी मुद्दा है कि यहाँ पर पहले मस्जिद नहीं मंदिर हुआ करती थी, और फिर अब इसका सर्वे किया जाए। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, और उसके तहत ये सब कुछ जगह पर सर्वे हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी रोक लगा दिया है कि मत करो जब तक हम फाइनल डिसीजन नहीं देते। ये मुद्दा क्या चल रहा है? सर ये बाबरी की जो डेमोलिशन के बाद की जो घटना के बाद ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास कर दिया, जहाँ कहा गया कि भाई एक बार रिलीजियस कैरेक्टर है जो इंस्टीट्यूशन का उसको चेंज नहीं किया जाए। जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ इंस्टीट्यूशन के रूप में तो उसको ऑल्टर ना किया। अब सवाल ये आ रहा है कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ही बाबरी के अंदर ये जो डिसीजन दिया अब और रिसेंटली कहा कि भाई अयोध्या के अंदर राम टेम्पल लेजिटिमेट रूप से इनफैक्ट है ना उसको लेजिटिमेसी मिली और फिर वो बनना शुरू हो गया। तो इसने पूरा का पूरा एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा गया कि अगर अयोध्या के अंदर राम मंदिर फिर से पुनर्निर्माण किया जा सकता है, तो क्या बाकी सारे प्लेसेस को, तो फिर आप काशी विश्वनाथ देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ एक टाइम के ऊपर एंशिएंट टेम्पल या ऐसी कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, जहाँ आज की तारीख के अंदर वी विल फाइंड कि सम अदर रिलीजियस यूज़ इज़ बीइंग मेड। वहाँ कोई मॉस्क बनी हुई है या कोई और बिल्डिंग वहाँ पे। तो क्या इस बेसिस के ऊपर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सहारा लेके, क्योंकि अयोध्या के अंदर ये खुला हुआ था, ये मैटर चर्चा में आ गई थी, और इसी का ही बेस बना के क्या पूरे भारत में हम लोग सर्वे कर सकते हैं और फिर सिविल सूट फाइल करके जो भी कंटेस्टिंग पार्टीज है जो क्लेम कर रही है कि ये मंदिर हमारे समाज का है, धर्म का है, संप्रदाय का है, उस हिसाब से उसको ओपन करना, तो ये तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। पहली बात तो ये, ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड हमारे पास एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हुए हैं, जहाँ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस हैज़ बीन चेंज एंड ऑल्टर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो सल्तनत के या मुगल कार्यकाल के अंदर ये घटनाएं बनी थी। अब सवाल ये आता है कि क्या हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर डिबेट कर रहे हैं या
रिक्लेमिंग ऑफ द ओल्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में कर। अब सिंपल चीज़ है सर, है ना? हम अभी भी अपने आप को सेक्युलर एक पॉलिटी के रूप में हम कहते हैं कि हम एक सेक्युलर मुल्क, राइट? हमें पता है कि वहाँ पे टेम्पल आया हुआ करता था। हमें ये भी पता है कि आज की तारीख में वहाँ पे मॉस्क बना दी गई है, बट दैट वाज़ मेड बाय सम मिडीवल इंडियन रूलर। अब वो मिडीवल इंडियन रूलर शायद बाबर हो सकता है या औरंगज़ेब के कार्यकाल की है या और भी है। तो इस तरह से इफ वन पार्टी स्टार्ट्स रिक्लेमिंग ऑल द टेम्पल इंस्टीट्यूशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेयर इट विल लीड टू। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कहा कि भई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, उसमें यही बोला गया था कि उसको जो इंस्टीट्यूशन है जैसा का है वैसा का वैसा चलने दो। उसके ऊपर सर्वे कराएँगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर जैसे संभल में अभी हुआ या कोई और जगह के ऊपर आप देखोगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते हैं। हमारी अथॉरिटीज़ उतनी एप्रीहेंड नहीं कर पाती है कि भई अगर हम लोग सर्वे करना शुरू करेंगे तो फिर जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हो रही है, इमोशंस लोगों के भड़क जाता है। तो सामाजिक रूप से इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने टाइम भी कहा कि अभी सर्वे मत करो, इसका कोई अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है तो लेके। यस सर। उसी तरह एक मुद्दा ये जो प्रॉपर्टी राइट्स पर हैं, वक्फ बोर्ड। मित्रों, वक्फ का मतलब मुस्लिम व्यक्ति अपनी कुछ प्रॉपर्टी समाज सेवा के लिए दान में दे दे। अब इसका पूरा संचालन एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनती है, वक्फ बोर्ड। तकलीफें कुछ ऐसी हुई कि जैसे सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कुछ सरकारी ज़मीनें वो भी बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर ऐसे और केसेस आए। अब केंद्र सरकार जो ये वक्फ बोर्ड का कानून है उसमें कुछ सुधार करना चाहती है। नंबर एक कि जिसकी ज़मीन है वो ही दान कर सकता है। सरकारी ज़मीन सरकार की है तो कोई व्यक्ति उसको दान नहीं कर सकता। दूसरा, ये एक पर्टिकुलर ज़मीन सरकारी है या किसी मुस्लिम व्यक्ति की है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ज़िले का कलेक्टर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी आईएएस ऑफिसर डिसाइड करेगा। और ये जो वक्फ बोर्ड है इसके अंदर गैर मुस्लिम लोग भी इस कमिटी का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे कुछ सुधार किए जा रहे हैं। हालांकि ये बिल अभी पास होने से पहले उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है, तो इट इज़ इन न्यूज़। जी हाँ मित्रों, तो पॉलिटी के एनुअल करंट अफेयर्स हम देख रहे थे थीमेटिक तरीके से। इलेक्शन के बारे में देखा, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी, और अब हम वीकर सेक्शन और राइट्स इशू के बारे में बात कर रहे थे। पिछले सेगमेंट में हमने माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों को देखा। अब यहाँ पर हम चल रहे हैं रिजर्वेशन आरक्षण के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर। इसमें मित्रों सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा कि जैसे ओबीसी में तो क्रीमी लेयर है कि एक हद से ज़्यादा आप संपन्न परिवार से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिले। लेकिन क्या ऐसा ही SC ST वगैरह में होना चाहिए? क्या उसमें और सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए जैसे बिहार में दलित और महादलित सिस्टम है? इस पर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, राज्यों को ये पावर है। हालांकि 9 अगस्त को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने कहा कि नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे। शायद इसलिए कि बाद में तुरंत हरियाणा चुनाव आने वाले थे। 10 अक्टूबर को चुनाव जीतने के बाद हरियाणा के बीजेपी CM कहते हैं कि हाँ, हम दलित समुदाय का सब कैटेगराइजेशन करेंगे, उसके लिए एक समिति का गठन होता है। उसके आगे 30 अक्टूबर को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार भी ये कहती है कि हम भी ऐसी सब कैटेगराइजेशन करेंगे, उसका हम एक कमेटी बना रहे हैं। तो प्रतीक सर, आप इस पर क्या सोचते हैं? सर मतलब मुद्दा इसमें बहुत सारे जटिल मुद्दे थे। इनफैक्ट जहाँ तक मुझे जजमेंट याद आ रहा है, मैटर कुछ और था और कहीं और चला गया। इसमें ST जो शेड्यूल ट्राइब का जो मैटर है वो तो इंक्लूडेड ही पहले सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशंस में नहीं था, बट इसको कंपास जॉइंट करके SC ST को साथ में डाल दिया। सर डेफिनेटली एक मुद्दा चल के आ रहा है कि एक वर्ग ऐसा है जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी कहीं ना कहीं विल सी कि एडवांस हो चुका है, इकोनॉमिकली सोशली प्रोग्रेसिव हो चुका है एजुकेशन आने के कारण, ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ के कारण। और इसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे और लाने की आवश्यकता है। तो सब कैटेगराइजेशन एक तरह से एक बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है जुडिशरी के द्वारा। अब इसमें फिर से वही है कि भाई जुडिशरी को क्यों इंटरफियर करना पड़ा। तो ऑब्वियस है कि एग्जीक्यूटिव वॉज नॉट इनिशियली और इट इज़ स्टिल नॉट रेडी, अगर इस तरह से हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि उसको यही डर है कि इसके कारण और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज टर्मोइल क्रिएट होने की शक्यता रहेगी। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि अंत्योदय मतलब द लास्ट पर्सन जो रिमोटेस्ट पर्सन है उसके लिए ये अफर्मेटिव एक्शन की नीति लागू की गई है। तो अगर एक व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक रूप से धीरे 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 विकास होना शुरू हो गया है तो कम से कम स्वेच्छा के रूप से वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप वो कहेगा कि नहीं यार, मैं मेरे समाज से तो आगे आ चुका हूँ, अब मेरी जगह किसी और को यहाँ मौका मिले तो ठीक रहेगा। और ये चीज़ सर ओबीसी में हुआ है क्योंकि उसको सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के बेसिस के रूप में कंसिडर किया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है। यहाँ शेड्यूल कास्ट है, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे जो नोशन यूज़ किया गया, हम जो टर्म यूज़ करते हैं शेड्यूल ट्राइब यूज़ करते हैं, तो हिस्टोरिकली ये डिप्राइव्ड सेक्शंस है।
और शायद इनके कंटेक्स्ट में ये सामाजिक आर्थिक रूप से तो पिछड़े हैं और उनके पिछड़ने का एक मुख्य कारण जाति प्रथा है। तो उसमें अगर सब कैटेगराइजेशन कर भी दे, पर क्या जाति आधारित जो दूसरे मुद्दे हैं उसको हम लोग एड्रेस कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, ये एक मुद्दा है। और सरकार इसमें कितनी स्टेप्स लेती है आगे जाके चिंता करने की बात है। तो लेट अस वेट सर, द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट नाउ, वो यस क्या सर। डिसीजन लेती है। फिर सर ये आप जानते हैं, चाहे ओबीसी में क्रीमी लेयर है या जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस EW कोटा है, उसमें अभी इनकम लिमिट जो 8 लाख है, महाराष्ट्र राज्य सरकार का ये कहना है कि जितनी महंगाई बढ़ रही है और उस हिसाब से आप 15 लाख कमाओ तो भी आप मतलब यू आर नॉट एफ्लुएंट फैमिली, बोल के ये 8 से 15 नॉन क्रीमी लेयर की जो लिमिट है उसको बढ़ाने की एक सरकार ने प्रस्ताव दिया है। ये मुद्दे पर आप क्या सोचते सर, ट्रेडिशनली ये जो क्रिमिनल आया था, क्योंकि ओबीसी का जब पहले मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया और उसके बाद कंजिक्यूटिव वीपी सिंह की सरकार के द्वारा जो उसको लागू किया गया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने तभी भी इंटरवेंशन किया कि भाई ओबीसी में सबको रिजर्वेशन न दो, और उसमें क्रिमिनल का सेक्शन निकाला कि भाई एक वर्ग ऐसा है, क्योंकि नाम ही है सामाजिक और आर्थिक, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस दे आर गिवन बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, राइट। अब आर्थिक रूप से एक एक बेंचमार्क सरकार ने निकाला, पहले 3 लाख था, फिर 7 लाख, 8 लाख हो गया, अभी 15 लाख रुपए। तो वेयर वी गोना स्टॉप अराउंड, है ना। आज की तारीख में अगर आप इन्फ्लेशन के एडजस्ट से भी चीज़ों को देख लिए, 15 लाख रुपया मतलब है मोटे मोटे तौर के ऊपर वो व्यक्ति जो है या जो हाउस होल्ड है, क्योंकि ये ओबीसी में खास करके अगर आप देखें सर, इंडिविजुअल लेवल पे काउंट होता है। 15 लाख रुपया अगर एक व्यक्ति कमा रहा है आज की तारीख में, और सरकारी जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो मतलब मोटे-मोटे तौर के ऊपर महीने का 1,10,000 1,20,000 के आसपास उसकी सामान्यतः उसकी सैलरी है या उसकी इनकम है। तो क्या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके भी हम लोग देखें, तो वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के पैरामीटर को तो नहीं दर्शाती है ऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि आप पर कैपिटा इनकम, आप इकोनॉमी पढ़ाते हो। आप देखिए कि यहाँ हमारी एवरेज मीडियन इनकम कितनी है एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखा जाए, और उसी के सामने ओबीसी का लाभ लेने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि, या सरकारें प्रपोज कर रही है, तो ये पॉलिटिकल गुडिस के कारण ज़्यादा चीज़ें प्रतीत हो रही है सर, कि ये अभी 15 कहा, फिर 5 साल के बाद कोई कहेगा कि अभी 20 लाख रुपए, और यहाँ एक ऐसी भी वर्ग ऐसा है जो वी विल सी की महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 रुपये साल की, उसकी 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम नहीं है, बट स्टिल बिकॉज वो व्यक्ति जनरल कैटेगरी से शायद बिलोंग करता होगा, तो उसको ओबीसी का लाभ ना मिल रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे हमें मुद्दे देखने को मिलते रहेंगे, तो इसका सॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है। जी सर। मित्रों, जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें तो ट्रेडिशनली यूपीएससी का रिक्रूटमेंट होता है और आप पूरी ज़िंदगी वही नौकरी करते हैं। लेटरल एंट्री का कंसेप्ट क्या है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए 14-15 साल का अनुभव है और फिर आप सरकारी नौकरी में जुड़ना चाहते हैं, जैसी लेटरल एंट्री सिस्टम मोदी सरकार ने लागू की थी। लेकिन इसमें जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया उसमें फिर ये बवाल मचा कि इसमें तो आरक्षण का उल्लंघन हो रहा है और ये तो एक प्रकार से आईएएस वाली जॉब कम करके ख़त्म करके सब बाकी लोगों को यहाँ पर बिठाने की कोशिश हो रही है। एंड अल्टीमेटली वो विवाद इतना ज़्यादा फैल जाता है कि यूपीएससी को वो लेटरल एंट्री वाला नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ता है। प्रतीक सर। सर 2-3 चीज़ें देखो सर, ये जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की भी डिबेट है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में भी देखें कि ब्यूरोक्रेसी का रोल रीडिफाइन होता रहा है, और हमारे यहाँ आज की तारीख में ब्यूरोक्रेटिक जो नीड है उसमें स्पेशलिस्ट की भी उतनी आवश्यकता है जितनी जर्नलिस्ट की। तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि भाई जर्नलिस्ट की और स्पेशलिस्ट के कंटेक्स्ट में ये जो स्पेशलिस्ट थे यही लेटरल एंट्री से आ रहे थे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनको कैसे रिक्रूट किया जा रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है। इनको जो पोजीशन के ऊपर डोमेन के रूप में अपॉइंट किया जाएगा उसमें एग्जीक्यूटिव अपने पावर को यूज़ कर सकता है, नेपोटिज्म होने की शक्यता है, और भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेगी, तो उसको लेके बड़ी चिंता प्रतीत हो रही है। और आपने जैसे कहा कि भाई जैसे ही लेटरल एंट्री होगी, और ये सर होता आ रहा है, आप लोअर क्लेरिकल जॉब्स में या उसके नीचे डिपार्टमेंटल लेवल पे देख लो, राज्य सरकार वो कंसल्टेंट के थ्रू या आउटसोर्सिंग कर देती है एजेंसीज को। शायद आपने इसके ऊपर एक यस वीडियो सर। भी बनाया था। तो ये वही चीज़ है, लॉन्ग टर्म में भी यही होगा, तो सरकार की एफिशिएंसी को अफेक्ट ना करे। शायद तक ये जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट के फिर ईगो टसल भी हो जाती है। यूपीएससी वाला बाबू कहेगा कि यार मैं इतनी परीक्षा पास करके यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर बैठा हूँ, 25 साल से ज़्यादा मेरी नौकरी हुई, तब जाके मेरे को ये पोजीशन मिली है। और कल का आया हुआ छोकरा विल सी की कहीं से बाहर से एमबीए करके बैठा हुआ है, 5 साल 10 साल का उसके पास जॉब एक्सपीरियंस है, और कह देगा कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी, तो फिर उनके बीच में समन्वय बनेगा कि नहीं बनेगा, ऊपर से ये एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस ना क्रिएट कर दे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का भी मुद्दा है,
और पर लेटरल एंट्री के केस में सर अमेरिका इज़ अ प्राइम एग्जांपल। इनफैक्ट इंडिया में भी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अभी उनका निधन हो गया, मनमोहन सिंह साहब, वो भी लेटरल एंट्रेंट थे। वो मोंटेक आलू वाले देख लो, नीलेकानी साहब देख लो, आधार यूआईडीआई को चेयर कर रहे थे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ अच्छा काम भी किया हुआ है। यस सर। फिर सर ये स्थानिक मुद्दे, जैसे हरियाणा में पहले आपको याद हो 75% जॉब्स प्राइवेट सेक्टर के भी Right. लोकल कम्युनिटी के लिए रिजर्व होंगे, लोकल डोमिसाइल के लिए। हालांकि फिर उसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि ये अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, व्यवसाय का अधिकार, उसके खिलाफ जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी ये 2024 में वापस कर्नाटक सरकार ने भी ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा कि 75% रिजर्वेशन टू लोकल इंक्लूडिंग इन द प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। हालांकि फिर थोड़ा हंगामा हुआ, तो इस पर हम सोचेंगे, ड्राफ्ट बिल लाएंगे, ऐसी बात करके उन्हें क्राइसिस को थोड़ा नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश की गई। सर आप क्या सोचते हैं, ये कर्नाटक जैसे, और वहाँ पर भी बेंगलुरु आईटी हब जो है, वहाँ पर तो आपको ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो हो सकता है कि ऐसे कंप्यूटर कोडर्स, इंजीनियर्स, एमबीए वाले स्थानिक लोग अवेलेबल भी ना हो। सर इसमें 2 चीज़ थी। उन्होंने ये कहा था कि ख़ास करके जो ऑफ़िस और मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो स्टाफ़ होगा, उसमें 75%, टेक्निकल स्टाफ़ में दे आर अलाउइंग, मतलब कुछ ऐसा इन्होंने प्रपोज़ किया था। अब 2 चीज़ है सर, आपने ही कहा कि एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, जुडिशरी ने स्ट्रक डाउन किया था। तो मुझे लग रहा है क्योंकि ये इलेक्टोरल प्रॉमिस था एक तरह से, क्योंकि इलेक्शन हुए थे कर्नाटका के अंदर, तो बिकॉज ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम एंड द इलेक्टोरल प्रॉमिस दैट दे हैड मेड टू द पीपल कि हम लोग लोकल्स के लिए कुछ करेंगे, तो उसके लिए ये लेके आए हैं। ऑब्वियसली इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 के अगेंस्ट में जा रहा है। इसमें ये चीज़ है कि भारत के कुछ विस्तारों में, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स दोगे, वहाँ एक स्पेशल मैकेनिज़म्स के थ्रू एम्पावरमेंट करने की आवश्यकता है। गवर्नर्स के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, ऑटोनोमस काउंसिल्स है, बट दैट टू ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट। ओके, आई डोंट सी एनीथिंग कि इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल अपहेल्ड ये चीज़ें हो पाएगी। अगर कल उठ के कानून भी पास करती उनकी विधानसभा, तो कोर्ट में जाके फिर ये स्ट्रक डाउन ही होना है। करेक्ट। और सर ये दूसरी चीज़, ये फिर रीजनलिज्म को भी प्रमोट करती है। फिर हर एक राज्य अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा कि लोकल्स को, लोकल्स को, लोकल्स को। तो भारत की ये जो डेमोग्राफी है, जिसके बेसिस के ऊपर से हम लोग कह रहे हैं कि भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड क्रिएट करेंगे, तो एक मजदूर है जो दूसरे स्टेट से आके, दूसरे एक स्टेट से आके वाई स्टेट में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को पुश कर रहा है। एक वाइट कॉलर वर्कर है जो वाई स्टेट से जेड में गया है। अगर यही की यही चीज़ होती रही, तो फिर हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा सर। राइट। ऐसा कुछ और भी मुद्दा कि ये दुकानों के जो बिलबोर्ड्स हैं, उसमें 60% लोकल भाषा होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा चलते रहा। फिर सर एक डेवलपमेंट ये आया कि जो कॉलेजेस होती है, खासकर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एक तो अपनी फ्री सीट होती है, फिर कुछ कोटा सिस्टम होती है, उसमें एनआरआई कोटा। अब एनआरआई कोटा के हिसाब से कहा जाए कि आप इतने दिन विदेश में रहते हैं तो आप एनआरआई है। इन लोगों ने कुछ और उसको और एक्सपांड किया था कि आपके वो दूर के जो रिश्तेदार। जीजा जी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो सब भी इस कोटा के अंदर लाभ ले सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको रद्द किया। शायद मुझे लगता है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कम आ रहे होंगे इस कोटे में, तो और एक्सपांड करके और लोगों को डाला जाए, ये सब मुहिम चली थी। सर इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए कि जो ये धर्म परिवर्तन किया जाता है, गुजरात में इसका एक कानून है कि आपको कलेक्टर का परमिशन लेना पड़े, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस का, और उसमें भी गुजरात सरकार ने ये कहा कि बुद्धिज़्म ये अलग धर्म है, तो हिंदू से अगर आपको बौद्ध में कन्वर्ट करना है तो भी आपको ये डीएम की परमिशन लेनी। राइट। मतलब सर नॉर्मली हम कल्चरल प्रैक्टिसेस के रूप में हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, जितने भी इंडिजिनस रिलीजियस फेथ है या रिलीजियस ट्रेडिशन जो भारत से निकल के है, उसको एक तरह से एक ही व्यू से देखते हैं। बट इनकी प्रैक्टिसेस को अगर आप इस तरह से देखेंगे, तो जैन आर बीन हाइल्ड एज अ माइनॉरिटी, एज अ सेपरेट माइनॉरिटी रिलीजन, उनको स्टेटस के रूप में। पारसीज है, तो सेम अप्लाइज टू बुद्धिज़्म एज वेल। हम सामान्यतः सांस्कृतिक मतलब है ना, परिभाषा में ये कह देते हैं कि सबके सब हिंदू है। जैसे मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूँ कि हमारा एक एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसको लेके काफ़ी हंगामा भी हुआ था जब ये पास किया गया था हिंदू कोड बिल के भाग के रूप में, कि अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट द हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, ऑल दिस मैरिजेस विल बी रजिस्टर्ड अंडर, इंक्लूडिंग द सिख। सिखों का भी एक टाइम के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी। उसको लेके फिर काफ़ी विरोध हुआ और प्रोटेस्ट हुआ। कहा गया कि नहीं नहीं, सिखों के लिए अलग से एक आनंद मैरिज एक्ट फिर लेटर ऑन पास किया गया। सो सांस्कृतिक परिभाषा में देखने की कोशिश करेंगे, हमको सब सेम लगेंगे, क्योंकि भाई यही भूमि से निकल के आया है। पर अगर आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करोगे, एक अलग से रिलीजियस ग्रुपिंग के रूप में देखोगे, तो इसी के कंटेक्स्ट में डिसीजन दिया गया। और हमारे पास रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेके, क्योंकि हमारा संविधान भी ये कहता है कि वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस रिलीजन एंड प्रीच एज वेल।
but not the right to convert as well. So if you want to convert yourself, or if you want कि someone should join your faith, you have to process the procedure established by law. आपको उसको follow करना चाहिए. तो गुजरात सरकार ने इसी ध्यान में रखते हुए कहा कि भाई अगर कोई एक व्यक्ति हिंदुइज्म से बुद्धिज्म की तरफ जा रहा है, वो उसका फेथ का एक मैटर है, बट दे हैव टू सीक. क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि सर रिलीजियस मोटिवेशन ना होते हुए कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन था, या कोई फोर्सफुली किसी को इंस्टिगेट करके विल सी की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दूसरे संप्रदाय की तरफ लेके, तो उसको लेके ये चिंता और धार्मिक सद्भावना बनी रहे, तो उसके कंटेक्स्ट में डिसीजन है. एग्जीक्यूटिव की परमिशन की बात की गई है. सामान्यतः एग्जीक्यूटिव अगर एतराज़ नहीं दिखाता है और वो व्यक्ति भी अपने हिसाब से कहता है कि भाई देखो ये मेरा पर्सनल फेथ का मैटर है, मुझे अब इसको फॉलो करना है, तो फिर ना नहीं किया जाएगा. ऐसा सर एक और भी मुद्दा चल रहा है कि जो क्रिश्चियंस हैं, राइट. क्या वो शेड्यूल कास्ट का लाभ ले सकते हैं कि नहीं. केरला में कुछ कोर्ट का ऐसा जजमेंट आया कि वो महिला के माता पिता या उनके पुराने सब लोग वो क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते थे, लेकिन जब भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आया तो महिला ने उसमें कि मैं हिंदू और मुझे शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन जो भी तहसीलदार था उसने मना किया कि आप तो नियमित रूप से चर्च जाती हो, आप हिंदू कैसे हो, केवल कह देने से या लिख देने से नहीं होता है. इस पर भी मेरे ख्याल से एक जस्टिस के.जी. बालाकृष्ण या कोई कमेटी बनी है, वो ये तय करेगी कि क्या हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा वाले धर्मों में, मतलब मुस्लिम और क्रिश्चियन में भी शेड्यूल कास्ट वाला रिजर्वेशन एप्लीकेबल है कि नहीं. ये भी आने वाले समय में एक बर्निंग इश्यूज बन सकता है. राइट. आरक्षण के और मुद्दों में चलें मित्रों, IIM अहमदाबाद के अंदर आप कैट एग्ज़ाम देते हैं, फिर MBA एडमिशन लेते हैं, तो MBA वाले स्टेज में तो आरक्षण है, लेकिन उसके बाद PhD का भी एडमिशन होता है. तो कई वर्षों से IIM अहमदाबाद PhD एडमिशन में रिजर्वेशन नहीं दे रहा था. उनका ये कहना था कि ये ज़्यादा स्पेशलाइज चीज़ है, इसमें आप मेरिट से आइए, और दूसरा कि हमने आपको MBA में रिजर्वेशन से एडमिशन दिया तो आप अब हमसे पढ़ के इतने इंटेलिजेंट हो जाने चाहिए कि PhD वाला जो परीक्षा है या एडमिशन है वो आप मेरिट से पास कर सको. तो वो कुछ दे नहीं रहे थे. उसके बाद मैटर कोर्ट में गया. कोर्ट में भी सरकार अपनी तरफ से कुछ खास दलीलें देती नहीं. अल्टीमेटली फिर जो पूरा एक माहौल क्रिएट होता है, कोर्ट के जजमेंट आते हैं. तो अब इतने सालों बाद IIM अहमदाबाद ने ये कहा है कि ठीक है, हम PhD एडमिशन में भी रिजर्वेशन देंगे. जी हाँ मित्रों, तो पॉलिटी के एनुअल करंट अफेयर्स का थीमेटिक डिस्कशन अब तक हमने ये इलेक्शन के मुद्दे, फेडरलिज्म, वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज़ के मुद्दे देखे. अब आगे बढ़ते हैं रिक्रूटमेंट एडमिशन्स के साथ जुड़े कुछ बर्निंग इश्यूज़. एक तो परीक्षाओं के अंदर धांधली और चोरी होना एक बड़ी समस्या हो गई है. इसके खिलाफ सरकार एक बिल लेके आई. उसके बारे में UPSC ने मेंस में भी पूछ लिया, तो अभी ज़्यादा उसको पढ़ने का सीन नहीं बनता है प्योरली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसके अलावा वाले मुद्दे समझते हैं. सर, ये जो पूजा खेड़कर, लाल बत्ती, औड़ी कार, ये सब है, इस पर आप ही बोल दीजिए, क्योंकि अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो टेक्निकल गुरुजी ने जो एनार्क वॉच के बारे में कहा कि मैं खुद को फिल्टर नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको संभालिए. सर, मुझे लग रहा है कि राइट टू फ्री स्पीच ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू क्रिटिसिज्म एज वेल. एंड अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई देखो हमारी संस्थाओं के अंदर धांधली हो रही है और पब्लिक का ट्रस्ट जो है वो इसके अंदर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशंस को अंदर गिरबान में झांकने की आवश्यकता है. अब जैसे ये केस में हुआ है, जहां इतना सारा हंगामा होने के बाद UPSC ने कहा कि भाई अब हम उनका कैंडिडेटचर को कैंसिल करेंगे. पर इंटरेस्टिंगली मुद्दा इस बात के ऊपर भी है कि जो कैंडिडेट के ऊपर आरोप लगा है, ये जो पूरा खेड़कर है, वो अभी कोर्ट में उसको अभी भी कंटेस्ट कर रहा है. तो इतना करने के बाद भी व्यक्ति को लग रहा है कि वो सही है, तो मतलब ये तो मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है सर. बट देर आए दुरुस्त आए, UPSC ने ये कैंडिडेचर को कैंसिल करके एक उदाहरण सेट किया है. बट हम हमारे जैसे कॉमन मैन को एक एक्सपेक्टेशन होगी कि ऐसे ये केसेस ना बने, उसके लिए कुछ करेक्टिव एक्शन लिया जाए. दूसरा, अभी तक और भी लोगों के ऊपर लांछन लगने शुरू हो गए. इनफैक्ट सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत लोगों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और कहा जा रहा है कि इनका सर्टिफिकेट शायद वैलिड नहीं था या इन्होंने धांधली करके सर्टिफिकेट लिया है. तो वो भी कहीं ना कहीं उनको चेक करने की आवश्यकता है. और इसमें इशूइंग अथॉरिटी से लेके, क्योंकि इसमें पूजा खेड़कर के केस में तो वहाँ तक रहा है कि जो तहसीलदार था या जो मेडिकल अथॉरिटी थी, क्योंकि ये डिसेबल जो PWD फिजिकली डिसेबल कोटा में इन्होंने क्लेम किया था, तो वहाँ पे भी अब हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ेगा कि वहाँ से ही फिल्टर हो जाए, सो दैट ऊपर तक ये मैटर आए ना. गुजराती में एक कहावत है, छिंडे चढ़ो ते चोर, मतलब जो पकड़ा गया वो एक ही चोर है, बाकी सब और चोर बच गए, उसका क्या हिसाब है.
मतलब इतने सालों में कितने लोगों ने ये विकलांगों का कोटा मारा होगा, SC ST OBC ये सब के कोटे मारे होंगे, तो कितने सब पिछड़े लोगों का, गरीब लोगों का कल्याण हो नहीं पाया। और ये केस में भी क्योंकि आप संपन्न परिवार से हैं, आप महंगा वकील रोक सकते हैं, तो इतने टाइम तक आपका अरेस्ट भी नहीं हो रहा है, वरना कोई हाँ, आम नहीं हो व्यक्ति रहा है। होता तो पकड़ा जाता, जेल में होता। तो ये सबसे मतलब मैं काफ़ी दुखी हूँ, लेकिन खैर अब आगे बढ़ते हैं। एक मुद्दा ये चलता है मित्रों कि यूपीएससी की बाकी सब एग्जाम में, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम वगैरह में, 1 जनवरी को आपकी एज काउंट की जाती है कि मान लो 1 जनवरी को आपका मिनिमम 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो फिर आप दे सकते हैं। लेकिन यूपीएससी का ये जो सिविल सर्विस एग्जाम यानी IAS एग्जाम है, उसमें ऐसा है कि 1 अगस्त को कट ऑफ काउंट होता है Right. कि 21 होना चाहिए और जो भी अपर एज में इतने साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट्स गए हैं कोर्ट में ये बोल के कि पूरे साल का कॉमन गिनो ना, ऐसा 1 तारीख के चलते अगर मैं इससे 1 दिन पहले या बाद में पैदा होता तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। पर्सनली मुझे लगता है सर इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी एक PIL कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी है। और सामान्य रूप से यूपीएससी के रिलेटेड जो भी केस जाते हैं उसमें कैंडिडेट के हक में जजमेंट आया, ऐसा तो मुझे कभी देखने को नहीं मिला। तो कुछ लोग मुझे मतलब मैसेज वगैरह कर रहे हैं, आप इस पे आवाज़ उठाइए वगैरह। तो आप ये ना समझे कि मेरी सहानुभूति नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाने का कोई मुझे ज़्यादा मतलब दिखता नहीं, क्योंकि ये आप एक पहली बार देख रहे हैं। मैं तो इतने सालों से देख रहा हूँ, चाहे कट ऑफ के लिए RTI की हो, उसका भी मेरे हक में जजमेंट आया, उसके बाद भी ये लोग कोर्ट में जाके वो सब अभी तक अमल नहीं कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट रहता नहीं। आगे बढ़ते हैं सर। ये काफ़ी जो दुखद घटना हुई, और मतलब मुझे एक तो सर आप ही बताइए, वरना मैं खुद को फिल्टर नहीं कर पाऊंगा। सर ये घटना मतलब ये नहीं होनी चाहिए थी। दिस वाज नॉट, मतलब दिस शुडंट हैव टेकन प्लेस। पहली, अगर आप इसमें आप देखोगे, क्योंकि वाटर लॉगिंग हमारे यहाँ बड़ा कॉमन इशू है। वाटर लॉगिंग के साथ साथ हमारे यहाँ बेसमेंट्स के अंदर पानी भर जाना बहुत रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में होता रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एपैथी थी क्योंकि कॉरपोरेशन जो लोकल बॉडीज़ थी वो कहीं न कहीं इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। इसमें जो इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड थे उनकी भी कहीं न कहीं हम लोग कहेंगे कि एक ब्लेम था, क्योंकि उनको ये पता था कि ये जगह के ऊपर पानी भरता है। देखो विद्यार्थी नए-नए आए थे, वो 1 आध साल से तैयारी कर रहे थे। पर संस्था, ये जो राजेंद्र नगर वाला जो पूरा का पूरा एरिया, वहाँ हर साल पानी भरता है। तो ये तो आइडिया होना चाहिए था कि पानी भरता है तो कहीं न कहीं पानी बेसमेंट में भी लीक हो सकता है, और यही हुआ। तो बड़ी दुखद घटना थी। इट शुड हैव बीन अवॉइडेड, बट बिकॉज हमारे यहाँ जो लोकल सिविक बॉडीज़ है दे वर नॉट कंसर्न। बच्चों ने वहाँ तक इनफैक्ट क्लेम किया था कि उन्होंने कंप्लेन भी की थी कि यहाँ कुछ गलत होने की शक्यता है, बट नेग्लिजेंस है सर मेरे हिसाब से। और ये मतलब नहीं होनी चाहिए थी, हो गई। उसके बावजूद बच्चों ने फिर काफ़ी दिन तक हंगामा भी किया। हम बच्चों के साथ भी खड़े रहे थे इस मुद्दे को लेके। अभी भी मन कतराता है कि मतलब दिस शुड हैव बीन अवॉइडेड। और आई एम नॉट श्योर कि व्हाट लेसन्स वी हैव लर्नड आफ्टर दिस। इसके बाद भी आगे अब इसमें हम लोग क्या सीखे हैं? इनमें जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के सब मालिक मैनेजर वगैरह को पकड़ा गया था, उनको फिर आगे जमानत भी मिल गई, और कोर्ट ने ये कहा तुम रेड क्रॉस सोसाइटी में कुछ जो भी 5 करोड़ रुपए डोनेट कर दो, और बेल दे दिया गया है। और भारत के अंदर बेल मिलने के बाद तो मतलब कितने सालों तक ये केस चलेगा। आपको याद हो दिल्ली में कोई उपहार सिनेमा था, राइट। उसके अंदर जो आग लगी, कितने सालों बाद उसका जस्टिस आया। और यहाँ पर ये बच्चे गए थे, आप सोचो उनके माँ बाप की क्या हालत होगी कि सब अपने बच्चों को भेजा है। और तो मतलब काफ़ी दुख है। खैर अभी यूट्यूब पे मेरे मन में जितना गुस्सा है, अगर मैं बोलूँगा तो फिर ये वीडियो ही डिलीट करा देंगे सर, सामने माफिया लोग। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पहली बात तो ये है कि एक तो इसमें ये अगर डिले हो गया ये प्रक्रिया में, पहली बात। सेकेंडली, इसमें जो इंस्टीट्यूशन के ऊपर जितना ब्लेम है उतना ही ब्लेम सिविक अथॉरिटीज़ के ऊपर भी लगा है। क्या कोर्ट ने इसमें उनको पार्टी बनाया है? सवाल ये आता है कि जो भी इनके ऊपर जो केस चल रहा है, तो वहाँ जो एपैथी रही है सिविक अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो ये ध्यान नहीं रखा गया है, और जो शायद तक इसके अंदर वो पार्टी भी रहे होंगे पीछे, उन्होंने अलाउ किया ये सब घटनाओं को बनने के लिए, क्योंकि बेसमेंट में कुछ और यूज़ था और बनाया गया लाइब्रेरी। तो पूरा का पूरा पर्पज़ ऑफ जो प्रॉपर्टी है वो चेंज करवा दिया गया। तो इसमें वी आर नॉट, मतलब है ना, सेटिस्फाइड विद द ड्यू कोर्स। आपको याद हो वो कोई गाड़ी लेके, थार लेके जा रहा था और उसको ब्लेम कर दिया उसको गया पकड़ा। कि भाई तुम्हारे कारण ये हो गया। ये तो वही बात होगी कि मैं यहाँ जंप कर रहा हूँ और भूकंप आ जाए तो कल उठ के सरकार हमें भी पकड़ ले कि प्रतीक नायक तुम्हारे कारण भूकंप आया।
नीट एग्ज़ाम पर सर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, ये आप इस पर प्रकाश डालें। सर नीट को लेके मुद्दा था वो मेनली इसको लेके था कि भाई कॉपी हो रहा है और एक ही सेंटर से बहुत सारे बच्चों को वी कैन से रैंक निकल गया और वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज सेटअप निकल के आ रहा था। उसमें गुजरात के कुछ सेंटर्स पकड़े गए, हरियाणा के अंदर ये चीज़ें हुई। तो इसमें जो बच्चे सालों साल तक तैयारी कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने अपनी इतनी उम्मीदें लगाई हुई थी, उसको लेके पूरा हंगामा। और उसके बाद जब ये पकड़ा गया, उसके बाद भी जो नीट कंडक्टिंग अथॉरिटी है, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है कि भाई हमसे ये हुआ है और उल्टा हो रहा है, मतलब कि भाई नहीं नहीं हमने तो किया ही नहीं था, जो बोल रहा है वो गलत है। तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। बट हमारे यहाँ यही है कि भाई एक अथॉरिटी, उसको एक स्पेसिफिक काम दिया गया है कि ढंग से परीक्षा कंडक्ट करवा दो, उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करो, उसके अंदर एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं लैक्यूना न रह जाए, वो करो। बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू डू दिस आउट। और इसमें सर कितना मैन मटेरियल रिसोर्सेज का आपका वेस्ट होता है, बच्चों की मेहनत चली जाती है। और आप देखिए कि जब कोर्ट में मैटर गया और कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे इतने मार्क्स आ गए, जो जो बच्चों को मार्क्स आए थे, तुम फिर से री एग्ज़ाम दो, तो उनमें से काफ़ी बच्चे फड़क गए। बोले यार अब तो री एग्ज़ाम देंगे तो पोल खुल जाएगी। तो वी आर हैप्पी। और उसमें वो ग्रेडेशन किया था, अगर आपको पता होगा नीट वालों ने, तो ग्रेडेशन करके कुछ रैशनलाइज कर दिया था, उसमें मार्क्स बढ़ा दिए थे, नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया कहते हैं उसको। तो दैट वाज़ नॉट गुड इनफ। और वो भी बाद में पता चली कि भाई उन्होंने नॉर्मलाइज़ करके बढ़ाए थे, वो तो जब लोगों ने आरटीआई डालना शुरू किया। तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी सर पूरी की पूरी। इसमें भी सर इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट बनाई थी, जिसको हालांकि आगे ज़्यादा लाइमलाइट मिली नहीं, कि कोर्ट ने कहा कि वापस री एग्ज़ाम करना है कि नहीं, ये इस पर निर्भर रहेगा कि मास स्केल पर कॉपिंग हुआ है कि नहीं। तो सरकार ने कहा मास स्केल पे कॉपिंग नहीं हुआ है, और साबित करने के लिए कुछ आईआईटी मद्रास या दिल्ली के प्रोफेसर को बिठाया कि जितने लोगों ने एग्ज़ाम दी उसका स्टैटिस्टिकल डेटा आप प्लॉट करो। अब प्लॉट करके अगर बेल शेप कर्व बन जाए, तो घंटी आकार का कर्व बन जाए, तो मतलब सब नॉर्मल है। तो मारपीट के उन्होंने, आप जानते हैं स्केल दो जात के होते हैं ग्राफ में, एक नॉर्मल होता है, दूसरा लॉगरिदमिक स्केल होता है। तो नॉर्मल स्केल पे अगर बना हो तो ऐसा लगे 20,000 लोगों ने धांधली किया है, वो इस बेल शेप कर्व के बाहर हैं। तो फिर लॉगरिदमिक स्केल बनाया ताकि ऐसा लगे कि 100-200 लोग ही स्केल के बाहर हैं। तो मतलब ये मास स्केल कॉपिंग नहीं है, इसलिए री एग्ज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी सिस्टम में भी वापस मुझे नहीं लगता सच में न्याय हुआ है। पर अब फिर क्या ही बोलें, इस पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मुद्दों, मित्रों, पॉलिटी के नाम पे पूरे साल में और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। हालांकि एक तो समय मर्यादा और उससे भी ज़्यादा की फैक्ट्स रटवाने बैठे, तो ये वीडियो का जो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था कि हम थीमेटिक डिस्कशन करें ऐसे मुद्दों पर जो आप एग्जाम्पल के रूप में, केस स्टडी के रूप में, बाकी भी अलग अलग प्रश्नों में, चाहे वो जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर है, निबंध है या इंटरव्यू है, वहाँ पर यूज़ कर सकते। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स रह गए होंगे जो आप पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी का हर महीने मंथली मैगजीन आता है, आर्टिकुलेट मैगजीन, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। इसे आप डाउनलोड करें, लिंक ऊपर दिया है। और इसके अलावा इसी लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स। सरकार की जो इंडिया ईयरबुक आती है करीब 800 पेज की, उसकी कॉम्प्रेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन समरी हमने बनाई है करीब 300 पेज की। तो ये सब भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। विमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे पूरे साल में पॉलिटी के क्या करंट अफेयर्स रहे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो गाइडलाइन जारी की, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, मतलब जो कोर्ट में जजमेंट दिए जाए या वकीलों द्वारा जो जिरह की जाए, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग ना हो कि जिसके चलते महिलाओं के खिलाफ, वीकर सेक्शन के खिलाफ, डिसेबल्ड पर्सनस के खिलाफ, और जो अपने स्टीरियोटाइप्स हैं वो अपने कि ये तो मंदबुद्धि है, ये वगैरह, वो नहीं यूज़ होना चाहिए। ये एक प्रशंसनीय कार्य हुआ है। दूसरा सर बड़ा मुद्दा रहा, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो सब सेक्सुअल हैरेसमेंट और एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, इसके खिलाफ जस्टिस हेमा कमेटी बनी और उनके रिपोर्ट में काफ़ी महिलाओं ने सब एक्सपोज किया। कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया, हालांकि बाद में बेल भी हो गया। तो खैर, आप इसको कैसे देखते? क्या ऐसी चीज़ों से कुछ भविष्य में और सुधार की उम्मीद आपको लगती? सर मतलब वैसा ही होता है कि तिनके तिनके से आप आखिर के अंदर अपना जो है घर बसाओगे। तो ये जो है बहुत करेक्टिव एक्शन रहा है, क्योंकि हमारी जितनी भी मतलब इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये टीवी इंडस्ट्री है, या और भी भविष्य के अंदर सोशल मीडिया के थ्रू भी आजकल ड्रामा, स्किट्स, मूवीज़ बनने शुरू हो गए। तो वहाँ वुमेन राइट्स को लेके, अब जैसे विशाखा गाइडलाइंस आप देख लीजिए, तो विशाखा गाइडलाइंस के केस में भी यही हुआ था ना। इस तरह से बैकग्राउंड के अंदर अगर आप देखोगे तो जुडिशरी को इंटरवेन करना पड़ा, एंड देन दे हैव टू कम अप। तो पब्लिक प्लेसेस में वुमेन सेफ हो, स्त्रियों की सेफ्टी को लेके, और खास करके यहाँ तो फिल्मों में एक्सप्लोटेशन हो रहा था। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स क्विड प्रो क्वो के चक्कर में ये कह रहे हैं, एक्टर्स कह रहे हैं वुमेन एक्टर्स के साथ
कि भाई आप वी विल सी कि अपने वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिए एंड देन हम आपको रोल दे देंगे, तो ये किस हद तक वैलिड है, और दिस कैन बी डन इन अदर सेक्टर्स एज वेल। तो ये एक करेक्टिव एक्शन है। अब इसमें सवाल ये आता है कि एक इंडस्ट्री के रूप में, आ तो मलयालम इंडस्ट्री है, सेम ये कास्टिंग काउच के मुद्दे हमको देखने को मिलेंगे, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी निकल के आए, इवन हॉलीवुड के अंदर। अब ये चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि हॉलीवुड में जैसे ही ये मी टू का कैंपेन जब शुरू हुआ था, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे, उनके ऊपर आरोप लगे और उनके ऊपर फिर एक्शंस लिए गए हैं। ये चीज़ हमें भारत के अंदर अभी भी टाइम बीइंग उभरते हुए नहीं दिख रही। यस सर, वीमेन इश्यूज़ में आगे आजकल आप जानते हैं कि क्योंकि पॉल्यूशन और बाकी कारणों के चलते जो इनफर्टिलिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। तो जब ये आईवीएफ के ज़रिए किसी और के स्पर्म या एग को डोनेट करके जब बच्चा पैदा होता है, तो जिसने वो मतलब लोगों को आसानी से समझ आए, मतलब विकी डोनर टाइप का जो चीज़ है, क्या उस विकी डोनर का उन बच्चों पे कुछ हक बनता है कि नहीं? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा नहीं, उन सब डोनर्स का कोई हक नहीं बनता है। सर ये मैटर जहाँ तक मुझे याद है एक फैमिली मैटर रहा था, जहाँ एक लेडी ने अपनी ही सिस्टर को एग्स डोनेट किए थे क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। फिर वही लेडी अपने ही सिस्टर को जिसने एग डोनेट किए, उसके बच्चे ऑब्वियस ऑफस्प्रिंग कंसीव हुए, और उसके बाद वो लेडी क्लेम कर रही थी कि बिकॉज मैंने एग्स डोनेट किए अपनी ही सिस्टर को, आई हैव द राइट ओवर द चाइल्ड एज वेल। अब ये चीज़ तो सर बहुत ही काउंटरपोज करती रहेगी, क्योंकि एग्स और स्पर्म के केस में भी आप देखने की कोशिश करिए तो इसमें एनोनिमिटी बहुत है। सामान्यतः हमें एनोनिमिटी मिल जाती है स्पर्म के डोनेशन में। ये केस के अंदर उल्टा हुआ था और इसी के कारण हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। अब क्या इसमें काउंटर क्लेम भी हो सकता है? कल उठ के कोई बच्चा विल सी कि जो ये आईवीएफ के थ्रू और ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑफस्प्रिंग के रूप में जब रिप्रोडक्शन हुआ उसका, और वो जाके उसको पता चले कि नहीं नहीं आई एम नॉट द बायोलॉजिकल सन, बिकॉज मेरी जो जन्म है वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के थ्रू या ये स्पर्म डोनेशन एग डोनेशन के थ्रू हुई है, तो वो जाके क्लेम कर सकता है अपने बायोलॉजिकल फादर को और मदर को कि भाई मैं तो आपके संतान के रूप में माना था। तो ये सोसाइटी के अंदर भी सर बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट करेगा, पहली बात। सेकेंडली, व्यक्ति जब डोनेट कर रहा है तो वो वॉलेंट्री डोनेट कर रहा है, राइट? तो उसको वो सभान रूप से कर रहा है। तो इसमें फिर आप 5-10 साल के बाद आप फिर ये तो इमोशनल इशू थोड़ा ज़्यादा हो गया था और थोड़ा फैमिली मैटर था, उसके कारण ये इंटरवेंशन हुआ है। पर लॉन्ग टाइम में अगर आप देखिए तो हमारे पास वो सरोगेसी को लेके भी हमने कानून पास किए हैं, मेडिकल एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट को लेके। तो उसमें बहुत क्लियर कट प्रोविजन है और उसमें राइट आइदर और केस में फिर वो दोनों साइड से राइट होगा, दोनों साइड से होगा, नहीं है तो दोनों साइड से नहीं। यस सर। और इसमें भी आगे और नए मुद्दे आने वाले दशकों में शायद हो सकते हैं। एलजीबीटी समुदाय को शादी का अधिकार होना चाहिए कि नहीं, उस शादी में फिर उन्हें ये सब टेक्नोलॉजी की मदद से जो बच्चे पैदा हुए उनका विरासत में कितना अधिकार होगा। तो दीज आर गोइंग टू बी द फ्यूचर चैलेंजेस एंड इश्यूज। सर इस पर आप बात चर्चा करें। सर ये बड़ी दुखद घटना बनी बंगलुरु के अंदर, जहां अतुल सुभाष नाम के एक टेकी थे, आईटी कंपनी में एआई के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने सुसाइड कर दिया। और आरोप ये लगा था कि 498 जो ए है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है उनकी पार्टनर, उनकी स्पाउस के द्वारा। अब सर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डिसीज्ड पर्सन अराउंड एंड वो उनको जिस तरह से प्रताड़ना हुई है केस में, तो वहाँ तक पता चला कि उनको जौनपुर 40 बार से ज़्यादा बार बुलाया गया, 50 बार से ज़्यादा बार, और केस जौनपुर के अंदर दायर किया गया। इंटरेस्टिंगली उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में वहाँ तक लिखा है कि मैं जब कोर्ट को कहा कि भाई मुझे वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन दीजिए, तो कोर्ट ने मना कर दिया उनको फिजिकली। तो ये हैरेसमेंट था। अब सवाल ये आता है कि इसको लेके एक आवाज़ उठी, आवाज़ इस तरह से उठ रही है कि यहाँ जो वुमेन सेंट्रिक लॉज है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है और उसके कारण उसको रिफॉर्म करना चाहिए। अब सर देखिए, एक घटना अतुल सुभाष जी की बनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डेड पर्सन, बट हमें ये भी देखना है कि ऐसी बहुत सारी स्त्रियां हैं जो अभी भी अपने सामाजिक मैं कहूँगा कि अपने जो अधिकार है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, उनका अभी भी शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उनकी प्रताड़ना हो रही है, और ये कानून उनके लिए बनाया गया था। तो इसको लेके समाज अभी दो भाग के अंदर बट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरे के पूरे नियमों को हटा देना चाहिए और एंटी मैन लॉ के रूप में है। हमें इसको एंटी मैन के कंटेक्स्ट में नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि इसका मिसयूज़ ना हो, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंस। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सर इसमें अमेंडमेंट भी किया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन इशू की है 498 ए के अंदर, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। पहले तो ऐसा होता था
कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस किसी के ऊपर लगा है, पहले दिन पुलिस उठा देती थी उसके इन लॉज को, मतलब जो अगर बीवी ने आरोप लगाया है तो उसके फादर मदर को और जिनका रिलेटिव्स का नाम लिखा है एफआईआर के अंदर, वो सब। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुलिस पहले चेक करेगी, पुलिस उसके ऊपर अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनको अगर जस्टिफाइबल लगता है तो ही अरेस्ट होते हैं। वही कहानी यहाँ पे भी हो सकती है सर, कि जो मिसयूज़ हो रहा है, और इनफैक्ट अभी तो ऐसे ऐसे केसेस निकल के आए अतुल सुभाष जी के बाद, कि एक कोई लेडी थी जिसने 6 बार शादी की, 6 बार उन्होंने एलिमनी या काइंड ऑफ विल सी कि क्लेम किया आफ्टर मैरिज मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड, और तो फिर 7वीं बार कोर्ट ने जाके इंटरवेंशन किया कि भाई ये तो क्या तुमने, मतलब क्या क्या चला के रखा है। तो एक ऐसी प्रकार भी स्त्रियाँ हैं जो मिसयूज़ कर रही है, और एक ऐसी स्त्री भी है जिनको डेस्टिट्यूट के रूप में, मतलब घर से निकाल दिया गया है, हस्बैंड उनको अधिकार नहीं दे रहे, उनको अपने अधिकारों की पता ही नहीं है कि उनके लिए भी ऐसे प्रावधान हैं। तो कानून उनके लिए बनाए गए थे, बट देन हमें ये मिसयूज़ ना हो उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करना पड़े, और इसमें जुडिशरी इंटरवेन कर पाएगी। तो लेट जुडिशरी कम, लेट जुडिशरी यूज़ द स्टिक। अगर कोई हस्बैंड गलत कर रहा है तो उसको अगर तुम छड़ी मार रहे हो, तो अगर कोई लेडी अपनी वाइफ बेसिकली लॉस का मिसयूज़ कर रही है, जहाँ बहुत केस में तो वकील तो वहाँ तक कह रहे हैं कि जज को भी पता होता है कि भाई ये जो आरोप लगाया गया ये गलत है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि भाई उसको किस तरह से अब न्याय की विसंगता को ठीक किया जाए। यस सर। और मतलब जनरल न्यूट्रल होना चाहिए। राइट। हालांकि ऐसे सब केसेस में होता ही है कि ज़्यादा सनसनी के चलते पूरा नैरेटिव महिला विरोधी कर दिया जाता है, जो भी राइट। ठीक नहीं है। आप एक केस को देख के पूरा ब्लैंक पेन स्ट्रोक से कि सब महिलाएं ऐसे होती, तो वो सब गलत बात है। बट सम रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखें, लास्ट सेगमेंट है दैट इज़ क्राइम एंड पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट में सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास तो आप जो ये दिल्ली के सीएम को अरेस्ट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अलग अलग प्रावधान थे, और उसके बाद उनको बेल मिलता है। क्या जेल में रहे सीएम सत्ता में बने रह सकते हैं या उनको रिज़ाइन करना चाहिए? कानून कितना स्पष्ट है वगैरह। सर ये क्या मुद्दा रहा? सर इसमें तो यही है कि एक तो पीएमएलए को लेके जो प्रावधान है, और ख़ास करके क्योंकि इसमें ईडी जैसी संस्था भी इन्वॉल्व हुआ करती थी, तो इसमें अक्यूज़ के ऊपर एक तो ब्लेम आ जाता है कि भाई देखो, तुम्हें प्रूव करना है कि तुमने ये क्राइम नहीं किया था। सामान्यतः प्रोसिक्यूशन होता है वो आके करता है कि भाई इसने ये किया था, और व्यक्ति को बेसिकली नॉट गिल्टी मान लिया जाता है। यहाँ उल्टा है कि भाई यू आर द गिल्टी पर्सन, एंड बेसिकली जो ईडी काम करती है पीएमएलए के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर भी यही हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना, और जो लिकर की पॉलिसी थी उसके बैकग्राउंड के अंदर, और इसी के कारण दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको अरेस्ट भी होना पड़ा। अब सवाल इसके ऊपर यही निकल के आता है कि क्या उनको रिज़ाइन करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। तो कानूनी प्रावधान में तो कहीं पे ऐसे हमारे पास ऐसा लीगल या लेजिस्लेटिव बैकिंग तो है नहीं कि भाई इट इज़ अ लाइक नो रूल और अ लॉ कि भाई दे हैव टू रिज़ाइन बिफोर गोइंग पर टू जेल। ओके ना, जब उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आपको जेल हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट सेट किए गए थे। नॉर्मली हमारे यहाँ जो कन्वेंशंस ऐसे रहे हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लीडर के ऊपर आरोप लगाए और उनको कोर्ट ने कहा है कि टाइमिंग आपको जेल जाना पड़ेगा, तो वो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन करके जाते थे। ये केस में नहीं हुआ, और इसके कारण शायद तक फिर सीएम जेल में थे, तो फिर पॉलिसी पैरालिसिस हो गई। ऑब्वियस है कि सरकार कैसे चल पाएगी, एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर पाए। यस सर। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसमें बेल मिल सकता है कि नहीं, इस पर और भी सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग काफ़ी जजमेंट आए, जो आप अन अकेडमी के मंथली मैगजीन में देख सकते हैं। फिर ये जो सर मुद्दा बना कि आयुर्वेदिक दवाइयों के एडवर्टाइजमेंट में बाबा रामदेव ने कुछ जो क्लेम्स किए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ आपत्ति जनाई और कहा कि आप माफ़ी मांगिए। ये सब पूरा मुद्दा क्या? सर ये मुद्दा मूलतः से एडवर्टाइजमेंट का है, और ऐसा बहुत सारी हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब करती आ रही है। तो आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो पकड़ा गया है वो चोर है, बाकी कोई नहीं है, ऐसी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट है। इस तरह से क्लेम्स आपको बहुत सारी कंपनीज के द्वारा किए जाते हैं कि भाई देखो, हमारी दवाई या हमारी वस्तु, हमारी प्रोडक्ट का उपयोग करके आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपका है ना शरीर में चेंज हो जाएगा, आप इस बीमारी से ठीक हो जाओगे। तो पतंजलि जो कंपनी है उसके द्वारा कुछ कुछ क्लेम्स किए गए थे, और ये क्लेम्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कोरोना के पीरियड से चल रहे हैं, उसके पहले भी से भी आपको मिलते रहेंगे। और इसी के कारण इन्होंने जब विल्सी की क्लेम किए कि हमारी दवाइयों से मरीज़ ठीक हो रहा है, तो फिर कुछ लोग थे जो कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि आप प्रूव करके दिखाओ। अब दे डिडंट हैड एनी काइंड ऑफ वी कैन से द बेसिस, साइंटिफिक बेसिस बिहाइंड दैट, कि जहाँ वो प्रूव कर पाए। और शायद इसी के कारण कोर्ट ने आपत्ति जताई कि भाई अगर आप
नहीं कर सकते हो या आपके पास इसके पीछे कोई साइंटिफिक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च नहीं है तो फिर आप अपोलॉजी, इनफैक्ट अपोलॉजी में भी हंगामा हुआ अगर आप हाँ देखोगे। वो छोटा तो बॉक्स पहले में कुछ छोटा बॉक्स डाल दिया इन्होंने, फिर कोर्ट ने कहा कि ये अपोलॉजी ऐसी है जो इतना 4x4 का एक कॉलम आपने डाल के रखा है, थोड़ा बड़ा रखो सर, ठीक है। और फिर पर्सनली आके कोर्ट के अंदर आके अपोलोजाइज करना पड़ा। बट इट्स एन प्रेसिडेंट सेट व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। होपफुली आगे जाके हमारी जो कॉरपोरेशंस है वो रिफ्रेन करेगी और दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि पतंजलि एक बहुत बड़ी ब्रांड है तो उससे एक्सपेक्टेशन ये कम होती है लोगों को भी कि वो इस प्रकार की कोई कार्य करे। यस सर। ये हमने बात देखी कि अरविंद केजरीवाल का जो केस था। फिर एक सर एक केस ऐसा आया कि व्यक्ति को पकड़ा गया, चाइल्ड पॉर्न उसके डिवाइस में पाया गया, राइट। लेकिन फिर उसको लोअर कोर्ट में उसको छोड़ दिया क्योंकि जो कानून है वो ऐसा है कि सर्कुलेशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मतलब आप वितरण करो तो आपको पकड़ेंगे, आप खुद कंज्यूम करो तो आपको नहीं पकड़ेंगे। मतलब वो जजमेंट देख के मुझे भी काफ़ी मतलब हैरानी हुई, दुख हुआ, गुस्सा भी आया कि जो गलत है वो तो गलत ही है ना, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो इसका मतलब किसी से तो डाउनलोड किया था। तो खैर, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि चाहे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या देख रहे हो सब कुछ गलत है, व्यूइंग चाइल्ड पॉर्न इज पनिशेबल अंडर द पॉक्सो एक्ट। ये सर आप बताइए। सर हंटर बिडेन के ऊपर आरोप लगे थे, बहुत सारे आरोप है उसमें, ड्रग्स से लेके देयर आर मेनी अदर टैक्स फ्रॉड भी किया है टैक्स उसने, के लिए, इकोनॉमिक prostitution, है, सब कुछ। प्रोस्टिट्यूशन और बहुत सारे हैं मतलब। तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ वीकेंड से जिनके ऊपर आरोप लगे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, जैसे हमारे राष्ट्रपति और गवर्नरों के पास वीटो पावर है और पार्डन पावर है, रिमिशन का पावर है, वहाँ वैसे उनके पास भी है। इनफैक्ट वहाँ के प्रेसिडेंशियल जो पावर है कंपेरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते हैं। तो इन्होंने जाते जाते, क्योंकि इनकी टर्म अभी ख़त्म हो रही है जनवरी में, तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे, अभी इनका नया ओवर टेकिंग भी होगा, तो उसके पहले ही इन्होंने जाते जाते विल सी कि इनको माफ़ कर दिया। अब ये तो वही हुआ कि मौसड़ में खावानू ने माँ पीरस ना रही, कि भाई ननियाल में मामा के यहाँ खाना खाना है और फिर मम्मी आपको खाना पीरस के दे रही है तो घी दूध मलाई सब कुछ मिलेगा। तो ये कहानी आपको वहाँ पे मिलती है। इनफैक्ट इसमें बिडेन को अकेले को, मतलब हंटर बिडेन को अकेले को नहीं छोड़ा गया, इसमें ग्रुप ऑफ मतलब और भी लोग थे जिनको अच्छी मतलब है ना गुड कंडक्ट के नाते इनको छोड़ दिया गया। यहाँ जब आरोप लगा कि भाई आप तो नेपोटिज्म कर रहे हो अपने ही बेचे को बताने के लिए, तो इन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट के अंदर जो चीज़ें प्रूव की गई थी वो कोर्ट की स्ट्रक्चरल मतलब इंटीग्रिटी को लेके सवाल उठा दिया। अब देखिए बड़ी दो इंटरेस्टिंग है, अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कह रहा है कि हमारी अदालतों की प्रोसेस के अंदर हमें भरोसा नहीं है, इसको गलत तरह से फंसाया गया था, इसके लिए मैं उसको पार्डन दे रहा हूँ। यही चीज़ अमेरिका की अदालत भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, भारत के होम मिनिस्टर्स के ऊपर नोटिसेस निकाल रही है और उनको कह रही है कि भाई फलाने व्यक्ति ये हमारे एनएसए, हमारे होम मिनिस्टर है या भारत का कोई उद्योगपति है, और उसके ऊपर कह रही है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और गलत तरह से अमेरिका के। तो हम क्यों माने आपकी अदालत को, जब आपका राष्ट्रपति खुद अपनी अदालत के द्वारा जो आदेश दिया गया था अपने बेटे के ऊपर जो एक्यूजेशन लगी थी उसको स्ट्रक डाउन कर रहा है, पार्डन कर रहा है। एंड यही अमेरिका हमको सिखा रहा है राइट्स के बारे में, जुडिशरी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में। तो ये तो सर मतलब है ना मजाक बना दिया है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का सर। जी सर, और वो दम मारते हैं कि हमारा ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, राइट। और उनके आप सोसाइटी और मीडिया का भी स्ट्रक्चर देखिए, इस पर एक तो चर्चा कम हुई और चर्चा भी हो तो मतलब ब्रशिंग ऑफ, यहाँ ठीक है ये तो चलता है, एज इफ कि ये बहुत नॉर्मल चीज़ है या ये कोई मतलब गंभीर बात है ही नहीं, विच ऑल्सो शोज द डेग्रेडेशन ऑफ देयर सोसाइटी एंड देयर पॉलिटिक्स। राइट सर। मेक्सिको में सर एक नई चीज़ हो रही है। भारत में तो हालांकि जज बनना है आपको लोअर जुडिशरी में तो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, अपर जुडिशरी में जो भी 7 साल का कुछ अनुभव होना चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम है। मेक्सिको ने ये निर्णय लिया है कि जज की भी भर्ती एग्ज़ाम से नहीं होगी, अनुभव से नहीं होगी, वोटर चुन के जज को इलेक्ट करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंस जाएगा, क्योंकि ऐसे जज तो फिर तो जनता को पसंद आए ऐसे ही सब निर्णय देते रहेंगे, तो निष्पक्ष कैसे सर होगा? ये मुद्दा करंट अफेयर्स में मैंने जब फॉलो किया था, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त सितंबर के आसपास का ये मुद्दा है, और वहाँ मेक्सिको की संसद में चर्चा हो रही थी इसको लेके उनके अपर हाउस के अंदर, और लोग स्टॉर्म कर देते लिटरली पार्लियामेंट को उनकी, और कह रहे हैं कि भाई हमको ये इस मुद्दे के ऊपर जो जजेस की इलेक्शन है वो चाहिए। तो इट वाज काइंड ऑफ फोर्स डेमोक्रेटिक प्रोसीजर जिसके थ्रू ये अमेंडमेंट लेके आए हैं मेक्सिको के अंदर, जो उनके अंदर संसद में जो डिस्कशन हुई, पब्लिक प्रेशर, मतलब पब्लिक चढ़ गई लिटरली। मतलब ये तो गलत है कि भाई आए दिन लोग रास्ते के ऊपर आके और फिर प्रेशर क्रिएट करके कहेंगे कि तुम ये कानून पास करो। तो एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो हुआ नहीं, पहली बात। सेकेंडली
आपने जुडिशरी के अंदर जब वोटिंग करना शुरू कर दिया, पब्लिक ऐसे वोट करती है। मेक्सिको में तो बहुत सारे कार्टेल्स एक्टिव है, Yes, वहाँ तो ड्रग के बड़े बड़े माफिया आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वही अपने बंदे को जज के रूप में वोटिंग करके बिठा देंगे, किसको पता। और वहाँ जैसे अपने यहाँ पे भी पहुआ चलता है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल जाता है जिसके नाम के ऊपर वोटिंग हो जाएगी। तो इससे तो लोगों की जुडिशरी के अंदर विश्वास खत्म हो जाएगा, पहली बात। सेकेंडली, मेक्सिको एक तो अमेरिका के साथ सटा हुआ है, बीच में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बुला रहा था कि आप आओ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। तो लोगों की तो विश्वास उठ जाएगी न्याय व्यवस्था में, कुछ गलत हो गया तो बोले ये जज भी इनका है, सरकार भी इनकी है, जो गैंग वाले चलाते हैं, कार्टेल्स वाले चलाते हैं बड़े बड़े। तो फिर अल्टीमेटली ये तो बड़ा घातकी, और इससे एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट होगा कि उसको देख के कोई और कहेगा। अब क्यूबा वाला, क्यूबा तो खैर कम्युनिस्ट है, पर कोई नज़दीक का स्टेट बोल देगा, भारत में आके कोई इसमें आंदोलन करेगा कि नहीं हमारे यहाँ पे भी जजेस किए। तो हम तो एक एनजैक लेके आए थे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, 90th अमेंडमेंट भी हमने किया, बट फिर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त उसको कर स्ट्रक दिया डाउन था। कर दिया। Yes. डिजिटल अरेस्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा। हालांकि आप इन सब के बारे में जानते ही हैं, लेकिन खुद भी सतर्क रहें, और जो लोग ये सब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करते, ऐसे बुजुर्गों को भी आप जागरूक कीजिए। आपकी ये नागरिक के रूप में एक जिम्मेदारी है कि ये सब रॉन्ग चीज़ है। Right. इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी में भी कुछ चर्चाएं रही, लेकिन उसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। बस तो मित्रों, 2025 के इस नए वर्ष में आप सबको अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलती रहे, ऐसी पूरी टीम अनअकैडमी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी आपके साथ है, और यूपीएससी में तो विथ 60% ऑफ विथ अश्योर्ड ऑफर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.